बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं महविश शबीब। सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। ज़िंदगी का आगाज़ और दिन का आगाज़ अगर हम देखते हैं कि बेहतरीन हो जाए, खुशगवार हो जाए, तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना होता है। और जैसा कि आज जुमा है और जुमे के दिन आई थिंक हम सब लोगों को इस अहद के साथ इस दिन का आगाज़ करना चाहिए कि सफ़ाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। हमें अपने घरों को साफ़ करना है, अपने गली मोहल्लों को साफ़ करना है। और ये जो इन्वायरमेंट है, मैं अक्सर कहती हूँ, ये हमारी अमानत है। अगर जब हम सफाई का ख्याल रखेंगे, इस माहौल का ख्याल रखेंगे, तो हमारी ज़िंदगियों में भी बेहतरी आएगी। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं आज के टॉपिक्स जो हैं वो प्रोग्राम में बड़े इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि मौसम के असरात इंसान की ज़िंदगी पर बड़े डिपेंड कर रहे होते हैं। आपके मूड स्विंग्स हैं वो भी मौसम के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। आपकी सेहत जो है, इसके जो मसाइल हैं वो भी आपकी सेहत के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो मौसम की सूरत हाल भी देखेंगे और इसके साथ साथ दूसरी जानिब फैसलाबाद में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 23 नवंबर को। कैसी तैयारियां हो रही हैं, इलेक्शन कैंपेन्स का एजेंडा क्या है, ये भी हम देखेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का एक ख्वाब है कि कहाँ पर ओवरसीज़ के हवाले से देखा जाए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान के लिए, क्या क्या करियर ग्रोथ है फ़ॉरेन कंट्रीज़ पे, तो इस पर भी हम बात करेंगे। सेहत के मसाइल भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हड्डियों के मसाइल हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। पहले ये मसला जो है ओल्ड एज लोगों में हमें देखने में मिल रहा था, लेकिन अब यंगस्टर्स भी इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो इन पे भी हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम के टेम्परेचर जो है वो तो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ख़तरे की घंटी ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो फैसलाबाद का हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मोक की लपेट में है फैसलाबाद का शहर। आज देखते हैं मौसम कैसा रहेगा। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद है। जी मरियम रज़ा, बताइएगा कि वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद की फ़िज़ा के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद की फ़िज़ा इस वक्त आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त के अंदर पहले नंबर पर मौजूद है। और फैसलाबाद में इस वक्त भी मौसम आबरआलूद दिखाई देता है। गुज़िस्ता कई रोज़ से फैसलाबाद में यही सूरत हाल दिखाई दे रही है कि फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़ासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस बढ़ने की वजह से फैसलाबादी बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गला ख़राब, ज़ुकाम, खांसी और आँखों की एलर्जी जैसी बीमारियां जो हैं वो भी हो रही हैं। तो दूसरी जानिब मौसम भी तब्दील हो रहा है। मौसम के हवाले से पहले अगर बात करते चले तो फैसलाबाद में दर्जा हरारत कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 80% है, जबकि हवाएं 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। मौसम तो अब तब्दील हो रहा है, दर्जा हरारत में भी कमी आ रही है, लेकिन सबसे अहम वजह यह है कि फैसलाबाद के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत बढ़ चुका है। इस वक्त सबसे पहले फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 562 पॉइंट्स तक जा पहुंचा है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पहुँच चुका है। सन्नती शहर है और यहाँ पर धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ ना तो कोई कार्रवाई की जा रही है, ना बड़ी गाड़ियाँ जो कि धुआं छोड़ती हैं उनकी रोकथाम हो रही है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, और ना ही फसल की बाक़ियात की रोकथाम जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से शहर में इस वक्त स्मोक की सूरत हाल बदतर तरीन होती चली जा रही है। और आइंदा दिनों के अंदर महकमा मौसमियात की जानिब से भी बारिश की कोई पेशन गोई नहीं की गई। अगर मज़ीद आइंदा दिनों में बारिश नहीं होती तो जो AQI है वो मज़ीद बढ़ने की पेशन गोई की गई है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र तिबी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया गया है। मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें और बाइक पर सफ़र करने वाले अफराद चश्मे का और मास्क का इस्तेमाल करें ताकि ख़ुद को फ़िज़ा में मौजूद आलूदगी से बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। वाकई मौसम जब बदलता है तो एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एहतियात नहीं करेंगे तो हमारी सेहत जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें मुतासर दिखाई देगी, जिसकी वजह से हम हमारी ज़िंदगी के मामलात में भी उतना जो एक प्रोडक्टिव अपना काम है वो उस तरह से सरअंजाम नहीं दे पाएंगे। और फैसलाबाद के हवाले से बात करें जी, फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं। 23 नवंबर को ये इंतखाबात हो रहे हैं। सियासी जमातें धड़ाधड़ जो है कैंपेन्स कर रही हैं और ऐसे में फैसलाबाद के
क्या ये जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं ये ना सिर्फ नुमाइंदों को मुंतखब करने का एक ज़रिया है, बल्कि आइंदा आने वाले इलेक्शन का तयन भी करेंगे कि कौन सी पार्टी जो है वो ज़्यादा वोटर्स के साथ फैसलाबाद में मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ एक मसला ये भी है कि बहुत सारी जमातें जो हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, तो ऐसे में बड़ी कन्फ्यूजिंग सी सिचुएशन बन रही है कि कौन सी जमात है वो ये इलेक्शन जीतेगी, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। तो आज हम ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान ने। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुर्रहमान? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर उमर रांझा ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं उमर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अब्दुर्रहमान आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सियासी गहमा गहमी अरूज पर हमें दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो इलेक्शन है ना ये एक तरफा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो करंट सिनेरियो है किस पार्टी का पलड़ा जो है भारी नज़र आ रहा है, आज़ाद उम्मीदवार या मुस्लिम लीग नून? थैंक यू बेविश। देखिए ये इलेक्शन बज़ाहिर तो वन साइडेड आपको लग रहे होंगे कि मुस्लिम लीग नून का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट में इलेक्शन नहीं लड़ रही। पीटीआई ने बाइकाट किया हुआ, जमात इस्लामी का बाइकाट है, मजहबी जमातों पर जो है एक जमात पर वैसे ही पाबंदी है। तो फिर भी पीएमएलएन के लिए जो वाक ओवर की सूरत हाल है वो नहीं है। चक जुमरा में देख लें कि जहाँ पर आज़ाद अली तबस्सुम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले में अजमल चीमा जो कि साबिक़ सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, वसीम अकरम चट्ठा, ये बड़े मजबूत उम्मीदवार चल रहे हैं और अपनी बड़ी भरपूर अंदाज में कैंपेन चला रहे हैं। तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे इनको भी सपोर्ट मौजूद है इनकी ग्रास रूट लेवल पे, और ये समझ लें कि तीनों उम्मीदवार कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फ़र्क के साथ शामिल हैं। आज़ाद अली तबस्सुम साहब को ये एज हासिल है कि मुस्लिम लीग नून का टिकट उनके पास है, पीएमएलएन का वोट उनको पड़ेगा। पुराने लीगी जो है वो वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, ज़िला जनरल सेक्रेटरी हैं, पहले भी यहाँ पे एमएनए का एमपी का इलेक्शन लड़ चुके हैं, एक बार एमपी भी रह चुके हैं। ये सारे एज उनके पास मौजूद हैं। जबकि दूसरी जानब जो आज़ाद उम्मीदवार है वो भी अपनी भरपूर अंदाज में कैंपेन चला रहे हैं। इसी तरह से अगर बात कर लें यहाँ पर पीपी 116 के हवाले से, जहाँ पर आना अहमद शहरयार खान थे उम्मीदवार हैं पीएमएलएन के, तो जो बज़ाहिर बड़े मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे थे, अचानक से साबिक़ पीपल्स पार्टी के एमपी मलिक असगर अली कैसर जो कि शायद आज़ाद इलेक्शन लड़ें, वो बड़े मजबूत दड़े अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए। मलिक बरादरी उधर वैसे ही बड़ी है, तो ये एक बड़ा भरपूर मुकाबला नज़र आ रहा है। फिर साथ में असद एजाज मुन्ना जो कि पहले मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, उन्होंने अपनी आज़ाद एंट्री कर दी। तो ये पीपी 116 में भी भरपूर इलेक्शन माहौल चल रहा है, सारे दड़े एक्टिव हो चुके हैं, भरपूर अंदाज में कार्नर्स मीटिंग चल रही हैं। फिर जड़ांवाला के हवाले से बात करें, NA 96 जड़ांवाला में जहाँ पर तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी को टिकट मिला है, तो उधर नवाब शेर वसीर साबिक़ MNA थे, बड़े पुराने सियासी वर्कर हैं, 1988 से आगाज़ किया, कुछ 35-40 साल का सफ़र है उनका। तो 2018 में वो पीटीआई के टिकट पर कामयाब हुए थे, तलाल चौधरी को हराया था। फिर उसके बाद 2024 में उनको टिकट दिया गया, वो हार गए। तो जब राय हैदर अली खल नाहल हुए तो उसके बाद फिर टिकट तलाल चौधरी के भाई को अब मिल गया, जो बाई इलेक्शन चल रहे हैं। तो ये बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड भी था कि यहाँ पर एक बड़ा जो है वो दड़ा इग्नोर किया गया। तो वही नुकसान अब ये हुआ है कि नवाब शेर वसीर मुतहरक हो गए हैं, बड़ी बड़ी कार्नर्स मीटिंग की हैं, उन्होंने तमाम बल्दियाती नुमाइंदगान को इकट्ठा किया, उधर इलेक्शन का फ़ैसला किया है। तो ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो वहाँ पे बिलाल बदर चौधरी हैं, उनके लिए बड़ी जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है। इधर फैसलाबाद में NA 104 में यहाँ पर राजा दानियाल अहमद उम्मीदवार हैं, राजा रियाज अहमद के साहबजादे 2024 के इलेक्शन में भी वही उम्मीदवार थे। तो अभी राना एहसान अफजल और मेहर अब्दुर्रऊफ़ को पार्टी के अंदर रहते हुए शिकस्त देकर इन्होंने टिकट हासिल कर लिया। तो इनके मद्दे मुकाबल भी शकील शाहद हैं, राना अदनान जवेद है, तो दीगर आज़ाद दड़े मतलब एक्टिव हो चुके हैं। एक वाहद हल्का है पीपी 115 मियाँ ताहर जमील, जहाँ पे साबिक़ MP भी रहे हैं 2 बार। तो उनके मद्दे मुकाबल जो है वो इस बार राना मुर्तज़ा हकीम थे, उनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से मुस्तरद किए गए, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो वासा और FDA के डिफ़ाल्टर हैं। क्योंकि जब ROs किसी के भी कागजात नामजदगी चेक करवाते हैं
तो डिपार्टमेंट्स की जानिब से डिटेल्स भिजवाई जाती हैं कि ये डिफ़ाल्टर तो नहीं है। उनके बारे में ये डिटेल्स भिजवाई गई कि जो कॉलोनी उन्होंने अमदीन वैली बनाई थी वहाँ पर जो वाजबात है वो क्लियर नहीं किए, ना वासा के ना FDA के। बार बार वासा की जानिब से FDA की जानिब से नोटिस भी भिजवाए गए, ताहम वो ड्यूज़ क्लियर ना हुए। लोगों की शिकायत भी थी, कई तरह की FIRs भी थी। फिर कागजात नामजदगी RO दफ्तर से रिजेक्ट हो गए। फिर एपलेट ट्रिब्यूनल बनता है लाहौर में हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर उन्होंने ट्रिब्यूनल में केस किया कि मेरे कागजात नामजदगी गलत तरीके से रिजेक्ट हुए हैं। वहाँ पे लीगल एडवाइज़र बुलाए गए वासा के, FDA के, RO दफ्तर के, तो वहाँ पे भी जाके उन्होंने यही जवाब जमा करवाया कि ये बड़े जेन्युइन तरीके से कागजात नामजदगी ना जो है वो मुस्तरद किए गए हैं, क्योंकि ये डिफ़ाल्टर बनते हैं दोनों महकमों के, जिस पर अब उनको भी जो है वो इलेक्शन से बाहर किया गया। तो अब मियां ताहर जमील का बज़ाहर जो मुकाबला है वो PP 115 में किसी भी उम्मीदवार के साथ नज़र नहीं आ रहा। ये वहाद हल्का है जहाँ पर PMLN के लिए एक तरह से वाक ओवर की सूरत हाल है। कोई भी उम्मीदवार बज़ाहर मौजूद नहीं है। PMLN की जो है वो वहाँ पर जो जितनी भी कंपेन है चल रही है, और इन तमाम हलकों में 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मियां ताहर जमील मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बाकी हर हलके में लीगी उम्मीदवारों को कड़े मुकाबले का सामना है। बिल्कुल इसी तरह से। और ये इलेक्शन कैंपेन जो है ये एक रिवाइवल भी है मुस्लिम लीग नून का, अपने जो तमाम तर वोटर्स हैं उन्हें दोबारा से इंगेज करने का, गेन करने का। उमर, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद के वोटर के बेशुमार मसाइल हैं जो कि वो चाहते हैं हल हो। आपकी नज़र में फैसलाबाद के कौन कौन से मसाइल हैं जो कि एक वोटर की आवाज़ है? शुक्रिया महविश। फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो मसाइल इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि जो कि गवर्नमेंट जो है वो इसको गवर्नमेंट को क्लेम किया जाता है, लेकिन वो इसको हल करने का नाम जो है नहीं ले रही। अब NA 104 के हवाले से बात की जाए तो ये बिल्लत रोड है बिल्कुल साथ, जो कि तकरीबन 1.5 माह से उखाड़ा हुआ है। इसको वासा की जानब से उखाड़ा गया, पाइपलाइन जो है वो बिछाई जा रही है, लेकिन देखें आप कि महज कोई 2 से 3 किलोमीटर का ये टोटा होगा, जिसको अभी तक ना तो पाइपलाइन बिछाई गई है, रोड सिंगल रोड चल रहा है, मट्टी है, मतलब पत्थर है वहाँ पे। और मुतअद्दिद बार जो है हमने भी इसको कवर किया है कि खुदारा इस तरफ तवज्जो दी जाए। जिस तरह जाल का पुल बंद किया गया, एक पुल के ऊपर तकरीबन 1 माह से ज़ायद लगा दिया गया अरसा, अब यहाँ पे तकरीबन 2 माह होने को है कि रोड जो है वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। एक दिन काम करते हैं, एक दिन आते हैं, नहीं आते, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चला जा रहा है। तो अवाम जो है वो कभी कहीं पे एप्लीकेशन देती है, वो आगे से आगे चला देते हैं, लेकिन कोई भी अमल दरामद उस पर नहीं हो रहा। मसाइल इतने ज़्यादा, ये तो एक जगह की मसाइल की बात कर रहा हूँ। इसी तरह बाकी देखा जाए तो यही शेखुपुरा रोड यहाँ से लेके मिलत चौक से लेके ये जाता है जो शुगर मोड़ है, वहाँ तक इतने गहरे गड्ढे हैं कि एकदम से कोई लगता है एक्सीडेंट होते हैं। मुतअद्दिद बार अमवात जो है वो भी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अवाम मतलब रोती है, बिलकती है कि खुदारा इस तरफ तवज्जो दी जाए, और इसके जितने भी मसाइल हैं वो सीवरेज के हों, रोड के हों, या कोई भी इस तरह के जितने भी अवाम के मसाइल हैं, अब इनके लिए ये एक चैलेंज बनता जो है वो दिखाई देगा कि अब जब इलेक्शन आया, ये वोटर्स अपने वोटर्स के पास जाएंगे, जितने भी उम्मीदवार हैं, तो क्या वो सवाल नहीं करेंगे कि जो हमारे काम है वो कौन करवाएगा? तब आप कहते हैं कि हमारे पास कोई बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। खैर अब तो वैसे भी इलेक्शन की वजह से जितने भी काम है ये जो शुरू थे उन पर तो काम किया जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट कोई भी जो है वो काम नहीं शुरू किया जा रहा। लेकिन सवाल तो उनका बनेगा कि इतने साल से जब हल नहीं हुआ, तो क्या ये 6 माह में तो हल नहीं होने वाला, या 2 माह में तो हल नहीं होने वाला, या ये जो इलेक्शन के 1 माह रह गया है ये इस इलेक्शन के दौरान तो हल नहीं होगा। लेकिन इससे पहले जो 2, 4, 5 साल से ये मसला चला जा रहा है, उसको मुसलसल आवाम को गुजरने में दुश्वारी है, वो कौन हल करवाएगा? उसका नाम नहीं लिया जाता। वो आवाम की जानब से मतलब शहरियों के पास जाते हैं, उनकी ये कहा जाता है कि हमने वासा को सीवरेज का मसाइल है, इसी तरह से आवाम अगर अपने मसाइल के हवाले से बात करें तो बेशुमार ऐसे मसले हैं जो कि फ़ौरन से आवाम चाहती है कि हल होते हुए दिखाई दें। फिर आवाम का ये शिकवा बनता है कि जब भी इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, वट वो बाई इलेक्शन होते हैं, वो हमारे दूसरे इलेक्शन होते हैं, तो ऐसे में जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। हालाँकि ये पहले भी ज़रूरत है इस चीज़ की। वक्त हुआ जी एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में अब बात करते हैं स्मोक के हवाले से। फैसलाबाद एक बार फिर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है और हम देख रहे हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शहरी एहतियात नहीं कर रहे और कहीं ना कहीं हम तमाम तर लोग जो हैं इसके ज़िम्मेदार हैं। हमारे इन्वायरमेंट का ख्याल हम उस तरह से नहीं रख रहे। हुकूमत कितनी मुतहरिक है फैसलाबाद की फ़िज़ा को साफ़ करने में, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, स्मोक के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ किस तरह से की जा रही हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर इमरान असलम ने। आए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं इमरान आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा सोर थ्रोट है जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोक। बिल्कुल इमरान, सिचुएशन जो है ना वो हर गुजरते दिन के साथ हमें बड़ी बुरी दिखाई दे रही है। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं जो कि हमारी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं साबित हो रही है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जितनी ज़रूरी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए क्या वो उतनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं स्मोक की रोकथाम के लिए। हम देख रहे हैं कि जैसे विंटर का आगाज़ होता है फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं, भट्टे जो हैं वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे अभी भी मुंतकिल नहीं हो रहे। क्या रोल देख रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि फैसलाबाद में स्मोक में इजाफा हो चुका है। हर आने वाला जो दिन है और हर रात स्मोक की लपेट में है। आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700-800 तक तजावज़ कर रहा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 400 तक ब्रेक हो गया था। अभी 750-800 तक जा पहुंचा है। अभी जैसा कि महकमा माहौलियात ने नेशनल क्लाइमेट एक्ट के सेक्शन 3 के तहत स्मोक को आफत करार दे दिया है। आफत जब आती है उसके प्रिवेंशन मेजर जांचना ज़रूरी होते हैं। उसी ज़मन में तमाम तामीराती कामों पर जो है पाबंदी लगा दी गई है। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। इसके साथ साथ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को फौरी तौर पर बंद करने के हवाले से काम जारी किए गए हैं। तमाम तर ऑर्डर्स तो कर दिए जाते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद में इस पर इम्प्लीमेंट नज़र होता दिखाई नहीं दे रहा। फैसलाबाद में स्मोक पर काबू पाने के हवाले से फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए जो इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्स की स्कीम थी वो अरसा दराज से इल्तवा का शिकार है। आप देख सकते हैं कि अनफिट गाड़ियाँ रोड्स पर चल रही हैं, धुआं छोड़ती हैं गाड़ियाँ चल रही हैं, स्मोक में इजाफा देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो फैसलाबाद की फ़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं। जो ज़िगज़ैग जैसे बात करी थी आप, ईंटों के भट्टे हैं सबसे ज़्यादा। जो अभी महकमा माहौलियात की जानब से रिपोर्ट रोज़ाना जारी की जाती है जिसमें पंजाब के हरियाणा से जो आ रही हैं फसलों की बाकियात की फ़िज़ा, ठीक है, ये एक बड़ा एक ख़ित्ता है, ख़ित्ते में तमाम लपेट में आ जाते हैं जैसा फ्लड हो। अभी ये स्मोक है, पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है वो फसलों की बाकियाँ जलाई जाती हैं। तो 3 शहर उसमें मुतासर उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा होंगे, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान। ये तमाम जो शहर हैं ये इसकी लपेट में आएंगे। तो फैसलाबाद और लाहौर तो बहुत ही एयर क्वालिटी इंडेक्स देख सकते हैं कि किस हद तक बढ़ चुका है कि इस आफत को कंट्रोल करने के हवाले से जिसे उन्होंने कहा है कि हो सकता है PDM में और महकमा जो माहौलियात है उन्होंने सिफारिशात की हैं कि हफ्ता में 2 रोज़ स्कूलों की बंदिश की जाए। तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं और जैसा कि लास्ट ईयर भी स्कूल बंद किए गए थे, मकसद सिर्फ यही है कि आवाम को बचाया जा सके जिस तरीके से स्मोक में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि प्रिवेंशन ऑफ स्मोक कंट्रोल जो प्रोग्राम है इसमें अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करा दिया जाए। इसके साथ साथ जैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हैं, हॉस्पिटल्स में काउंटर्स लगे हुए हैं। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा सांस दमा की बीमारियां में लोग मुब्तला हो रहे हैं, आंखों की जलन में मुब्तला हो रहे हैं, अशूब चश्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्मोक लपेट में ले रहा है, इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है और इसकी और कोविड की जो है सिम्टम्स आई थिंक रिजेंबलेंस है इनमें। तो आई थिंक महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामी को बड़ा अपना किरदार अदा करना पड़ेगा कि एक तरफ तो डेंगू है, दूसरी तरफ स्मोक है और शहरियों को बचाव के हवाले से आप लोगों को एक लेकिन इमरान असलम शहरी मुझे कहीं पर एहतियात करते हुए नज़र नहीं आ रहे। हम अगर घर से बाहर निकले कितने लोग हैं मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं? हमें कोई भी नहीं नज़र आ रहा। कितने लोग हैं जो कि अपनी गाड़ियों की बर वक्त मेंटेनेंस करवा रहे हैं? कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं अपने इन्वायरमेंट को इस नहज पे लेकर आने का। ऐसा ही है। तो मैं समझता हूँ जैसे बिल्कुल आप बीइंग अ सिटीजन हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। ये जो आफत है, आफत की लपेट में आफत ये नहीं देखती कि ये प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर है। आफत की लपेट में तमाम आ जाते हैं। उस आफत से निपटने के लिए, बचने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। तो हुकूमती लेवल पर तमाम तर इक़दाम जो उन्होंने अनाउंस किए हैं उस पर अमल दरामद करवाना उन पर ज़िम्मेदारी आयद होती है। और बीइंग अ सिटीजन हमें चाहिए कि फैसलाबाद में जितना भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है उसके काज क्या हैं। उसके काज यही है जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर ईंटों के भट्टे मुंतकिल नहीं किए गए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स धुआं छोड़ रहे हैं, इसके साथ साथ जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। देखिए आपने इनिशली किया कि हमने बहुत दोस्त बसें चलाई हैं,
उसका मकसद यही है कि आलूदा जो गाड़ियाँ माहौल को आलूदा कर रही हैं उनको कम किया जा सके। 30% आपका प्लान है कि रोड्स पे गाड़ियाँ नहीं चलने देनी धुआं छोड़ने वाली हैं। आप देख लें कि अब हर सिटीज़न सफ़र है, उसको सोर थ्रोट है, उसको चश्म है, और आप देख सकते हैं हम रोज़ाना ऑफिस आते हैं, ये तकरीबन 4 से 5 दिन हो गया कि फैसलाबाद की जो फ़िज़ा है रात और दिन पता ही नहीं चल रहा कि किस हद तक इतनी आलूदा हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावज़ कर रहा है, और ऐसे में मैं समझता हूँ कि बड़ा इस आफत से निपटने के हवाले से सिटीज़न पर ज़िम्मेदारी होती है। आप देख लें कि दूर दराज देहात में अभी फसलों की बाकियाँ जलाई जा रही हैं, कम से कम उस पर रोका जाए। तामीराती कामों का बड़ा ये एक फैक्टर होता है। बड़े बड़े फैसलाबाद में डेवलपमेंट काम हो रहे हैं रोड सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग के, जब वो स्मोक में इजाफा करता है, ये ज़राअत है, पार्टिकल्स हैं जो स्मोक में इजाफा करते हैं। इसके साथ साथ धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद करना चाहिए, उसको सड़क पे आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है हैवी पेनल्टीज़ जो है ना, हैवी पेनल्टीज़ आयद करनी चाहिए, FIR करनी चाहिए, ताकि ये जो इन्वायरमेंट है इसे हम महफूज रख सकें। अगर इसे हम आज महफूज नहीं करेंगे तो हमारा जो आने वाला कल है वो इससे भी बदतर होगा। उमर, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम अवेयरनेस के हवाले से बात करें तो किसी भी चीज़ को रोकथाम के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाँ, कोई बीमारी है, कोई ऐसा मिसहाप हो रहा है, लेकिन अवेयरनेस के लिए जो हमारे एलिमेंट्स हैं या पैरामीटर्स हैं वो हमारी सोसाइटी में फुलफ़िल हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी इस पे जो है वो फुलफिल में नहीं हो रहे। हमारी सोसाइटी मतलब इस तरह की है कि इसको जितना भी बता लिया जाए कोई भी उस पर जल्दी से अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। जैसे कोविड में मतलब कहा जाता था कि घरों से नहीं निकले, मास्क का इस्तेमाल करें, तो वो समझते थे कि शायद ये ऐवी मतलब बात है, कोई इस पर जो है वो सदाकत नहीं है। इसी तरह अब ये इस कदर ख़तरनाक होती चली जा रही है स्मोक के, हर दूसरा बंदा, अब देखें हम 3 लोग यहाँ पे 4 बैठे हैं, ऑफिस में जितने भी लोग हैं हर बंदा जो है वो इससे सफ़र कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह तो किसी ना किसी तरीके से अब मतलब मेरी ज़ाती देखने में है कि हमारी फैमिली में से देख लें, दोस्तों में से देख लें, हर दूसरा बंदा आपको बीमार नज़र आएगा। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, मतलब मैं 15 दिन से पिछले मतलब इसी सफ़र से गुजर रहा हूँ, तो ये चीज़ सफ़र कर रहा हूँ। तो देखने में ये है कि इस पर अमल दरामद जो बात है, अब मैं अभी भी आज भी जिस एरिया से गुज़र के आता हूँ तो वहाँ से उसकी फैक्ट्री एरिया है, वो फैक्ट्री एरिया की चिमनियों से अभी भी काला धुआं जो है वो निकल रहा है। तो अमल दरामद कहाँ पे हो रहा है? और कल ही की रात की बात करूँ तो मैं जा रहा था और आगे रिक्शे वाला जा रहा था, इतना काला धुआं था कि वहाँ पे सांस लेना जो है वो मुहाल हो गया था। मैंने उसके बराबर करके उसको कहा कि यार इसकी मेंटेनेंस करवा लो। वो आगे से मतलब एक तो फैसलाबादी आगे से जुगत लगा के उसने आगे चलते की, मतलब अब अवाम जो है वो उस पर अमल दरामद अगर नहीं करवा रही तो वो हमारी इंतज़ामिया का उसमें मतलब हमारी ईपा हो या फैसलाबाद ज़िले इंतज़ामिया हो, उसका अमल दरामद करवाना, ट्रैफिक पुलिस हो, हाईवे हो, उसका बनता है कि हैवी जुर्माने जो है ख़ासकर इस चीज़ पे होने चाहिए कि अगर किसी भी गाड़ी धुआं छोड़ती है तो वो कितना बड़ा असरात जो है वो माशरे पे उसके पड़ रहे हैं, तो उसको फौरी बंद करना चाहिए और हैवी जो है जुर्माना उसको होना चाहिए, ताकि वो आगे भी लोगों को बताए कि भाई ये काम नहीं करना। अगर ये काम करेंगे तो आपकी गाड़ी भी बंद होगी, आपको हैवी जुर्माने भी होंगे। और दूसरी तरफ जिसको ये एक मेरी दिली बात है कि जिसको हम समझते नहीं है कि ये भी एक हिस्सा स्मोक का बनता है, कि हम देखते हैं गांव में, देहातों में या इवन के मेन रोड्स पे शहरों में के दुकानदार होते हैं, वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं और उसको आग लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो समझते हैं शायद हम पोल्यूशन ख़त्म कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस तो बड़ी कॉमन है, बहुत कॉमन है, लेकिन उनको इस चीज़ की सेंस नहीं है और हमें भी ये चीज़ बताने की ज़रूरत है कि ये कितना बड़ा अपना रोल प्ले करती है, जिसको हम समझते नहीं हैं कि कहीं पे भी फसलों की बाकियात है उसको आग लगाते हैं इसलिए क्योंकि वो हमारी ग्रोथ ऐसी हुई है कि इसके लिए लगाते हैं कि ये पोल्यूशन ख़त्म करेगी, जबकि वो पोल्यूशन में 2 से 3 से 4 से गुना ज़्यादा जो है वो इजाफा करेगी। और इसी तरह दुकानदार हों, वो रोड पे दुकान की सफाई करते हैं, रोड की सफाई करते हैं और वो वहाँ पे आग लगा देते हैं, जबकि उसको मुकम्मल डिस्पोज करना चाहिए, ना कि उसको आग लगाना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी वजह जो है वो माशरे में स्मोक की है। स्मोक तो पहले ही मतलब फैक्ट्री की बात कर लें या इंडस्ट्री की या ट्रैफिक की बात कर लें, गाड़ियों की वजह से, धुएँ की वजह से इतनी ज़्यादा है। तो ये हमारी ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारी लाइल्मी की वजह से, अगर हमें इस चीज़ का इल्म हो, क्योंकि हम तो इसलिए इसको जलाते हैं, दुकानदार जितने भी हम में से ही है ना, हमारा कोई बहन होगा, भाई होगा, बड़ा होगा, कोई दुकानदार तो वो होगा या वो खेतों से जुड़ा होगा, तो वो जब जलाते हैं वो इस सोच के साथ, समझ के साथ जलाते हैं
हम इसको डिस्पोज नहीं कर रहे, हम इसको पोल्यूशन ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये इन्वायरमेंट जो है ये इमानत है जी, अगर हम आज इसकी केयर नहीं करेंगे तो आने वाले साल जो है वो हमारे लिए मज़ीद मुश्किल हो सकती हैं। फर्दर भी स्मोक की रोकथाम के लिए क्या किरदार अदा किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, इस पर बात करेंगे। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि अपने माहौल को किस तरह से महफूज बनाना है। हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ हम कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से फ्लड की सिचुएशन बड़ी बुरी रही है इस साल। इसी तरह से फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग हैं, अगर हम इस पूरी दुनिया के हवाले से बात करें, जिन्होंने बर वक्त इस चीज़ को समझा है कि अब इन्वायरमेंट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अब इसकी हिफाजत के लिए इकदाम करने हैं। लेकिन हम अगर बात करें फैसलाबाद के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से नो डाउट बहुत अच्छे इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद में इन्वायरमेंट कम्प्लेक्स बनने की बात की जा रही थी। फैसलाबाद में बेशुमार ऐसे मंसूबे हैं जो कि लाए तो जाते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो सिर्फ फ़ाइलों की जीनत बनकर रह जाते हैं। इमरान, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम बात करें इन्वायरमेंट के हवाले से, तो ये एक ऐसा मसला है जिस पे ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, जिस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट कम्प्लेक्स फैसलाबाद की एक अहम ज़रूरत है, ये कोई ख्वाहिश नहीं है लेकिन ज़रूरत है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इस पे काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, वजह क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि ये वर्ल्ड बैंक के तावन से हुकूमत पंजाब के इश्तराक से फैसलाबाद में इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्स स्कीम पर काम मुकम्मल किया जाना है। लाहौर के बाद फैसलाबाद में है। अनफॉर्चुनेटली महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को फ़ंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से, एक तो जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से मनसूबे तखीर का शिकार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि साल 2024 से टू ऑन एट कितनी गवर्नमेंट चेंज हुई हैं। उसमें एक गवर्नमेंट आती है, फंड्स उठा लेती है, दूसरी फ्रीज़ कर देती है, तीसरी जारी कर देती है। तो ऐसे में जो पोलिटिकल जो मुदाखलत है वो तरक्याती मनसूबों पर बड़ा असरअंदाज करती है। तो अभी इसके फंड्स ना होने की वजह से ये मनसूबा ताख़ीर का शिकार है। तो जैसा कि जनेवा में जो एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो फ्लड डिवास्टिंग है और जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं उनकी रोकथाम के हवाले से आपको इन्वायरमेंटल पे बड़ी तवज्जो देनी होगी, जिसमें शजरकारी है। इसके साथ साथ आपकी इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्स की स्कीमें हैं। शजरकारी से एक तो आपका माहौल साफ़ सुथरा होगा। आप देख सकते हैं कि जहाँ भी प्लांटेशन है तो माहौल में काफ़ी हद तक असर पड़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर दरख्त काट के, जंगलात काट कर निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। आपके जो ग्रीन एरियाज़ को ब्राउन एरियाज़ में कन्वर्ट किया जाता है, वहाँ पर सनतें लगाई जाती हैं, रहायशी इलाके बनाए जाते हैं, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद में स्मोग में इजाफा देखने को मिला है। फैसलाबाद का जो मास्टर प्लान है वो इस वजह से कलअदम करार दे दिया गया था क्योंकि फैसलाबाद में सैकड़ों जो अराजी है वो ग्रीन है। आपने उस पर जुल्म करते हुए उसको ब्राउन कन्वर्ट किया। ब्राउन मतलब कि वहाँ पर अब रेजिडेंट्स की जा सकती हैं। और असूल ये है गवर्नमेंट पंजाब का कि आम शाहराहों पर आप जो ग्रीन कट्स हैं उनको नहीं रिमूव कर सकते। और आप देख सकते हैं कि ट्रीज़ को रिमूव किया जा रहा है। आप फैसलाबाद बाईपास तक देख लें, आप हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, ग्रीनरी ख़त्म की जा रही है। ऊपर से आपने इनकी प्रिवेंशन मैयर्स के हवाले से कोई प्रिकॉशनरी मैयर्स नहीं लिए। और देख सकते हैं कि फैसलाबाद में इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्स की स्कीम तो दूर की बात है, वो तो अभी जब फंड्स आएँ वो तब बनेगी। जो आपके पास जो महकमा माहौलियत का अदारा है उसके पास स्टाफ नहीं है, विंग नहीं है, एंटी जो स्मोग स्क्वाड है उनके पास वो नहीं है। फैसलाबाद लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन, दीगर जो अवामी मकामात देख लें, कहाँ पर है उनके जो स्क्वाड हैं, कहाँ पर अनफिट गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, कहाँ पर आप लोग दूर दराज जाके देहात में जो भट्टों की चेकिंग करते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स की चेकिंग करते हैं। नहीं, रात के औकात में समुद्री रोड में अक्सर शिकायत आती हैं, कॉल्स भी आती हैं कि यहाँ पर जहरीला जो पानी है वो मिक्स हो रहा है। आए रोज़ वहाँ पर शहरी प्रोटेस्ट करते हैं कि वाटर सप्लाई और सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है, हम ये पीने पे मजबूर हैं, खुदा रहा इस तरफ तवज्जो दें। तो मैं समझता हूँ तमाम अदारों को इस तरफ तवज्जो देनी होगी कि फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस दफ़ा क्यों बढ़ रहा है, क्यों? वजूहत तो होगी ना। आप हर चीज़ अब इंडिया पे नहीं डाल सकते कि हरियाणा से आ रही है स्मोक, ये वो। आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स देखना पड़ेंगे। और आपने देखे नो डाउट कि लाहौर में लास्ट ईयर मसनूई बारिश की गई, उसका बुनियादी मकसद यही था कि बारिशें नहीं हो रही थी। लाहौर की जो फिजा है वो, तो मैंने सुना स्मोक गन्स भी हैं, फैसलाबाद को भी देनी है, अभी जहाँ तक पहुँची नहीं है। और आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो चुका है। और बसा औकात लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स से ज़्यादा फैसलाबाद का हो जाता है, क्योंकि ये जो इंडिया से और पूरे पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने के वाक़यात हैं उसमें इजाफा देखने को मिला है। इसके साथ साथ जो इसीलिए गवर्नमेंट पंजाब ने जो तामीराती काम है वो रोक दिए हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद की जो
जो फ़िज़ा है वो आलूदा होने से बचाया जा सके। ये जनवरी तक का इनको दिया गया है कि ये जो आपके पास 3 माह हैं ये बड़े तरीके से आप लोगों ने हैंडल करने हैं ताकि फैसलाबाद के शहरी भी मुख्तलिफ बीमारियों से सफ़र ना कर सकें। इसके साथ साथ आप लोग अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स भी देखें, तलीमी इदारों में अवेयरनेस कैंपेन्स की जाएँ और स्पेशली ये जो जितनी भी स्मोकिंग के हवाले से बात करें या जैसा फसलों की बाकियात है या लोग जो अपनी दुकानदारों के आगे कुछ भी कूड़ा करकट जला देते हैं, इनको जो इनिशियली जो प्रैक्टिस है उसको रोकना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर इमरान असलम अगर आप बात करें ना फसलों की बाकियात जलाने के हवाले से, तो किसान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें नज़र आता है। किसानों को अवेयर करने के हवाले से आपको कभी कहीं पर कोई कंपेन दिखाई दी गई है कि उन्हें एतमाद में लिया जाए, उन्हें बताया जाए कि ये इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए? तो क्या कोई ऐसे प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा या किया गया है? देखिए, गवर्नमेंट पंजाब ने ये जो ज़रई ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स हैं जो अभी इनिशियली पास आउट हुए हैं उनको इंटर्नशिप पे हायर किया गया है, जिसमें 60 से 70 हज़ार उनको माहाना दी जानी है। उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि आपने फार्मर्स को अवेयर करना है कि फसलों की बाकियात ना जलाएं। वो क्योंकि ज़रई ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं तो लोग जो फार्मर्स हैं उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं ले पाते। और इसमें मैं समझता हूँ कि जब तक दफ़ा 144 ना नाफज हो तब तक ये अमल दरामद नहीं रोक सकता कि आप लोगों के अफसरान खुद फील्ड में जाएं। एज़ कम्पेयर टू आपने जो ज़रई ग्रेजुएट्स हैं उनको भेजा हुआ है अवेयरनेस कैंपेन्स, तो ये तो आप लोगों ने एक पैगाम है मैसिव लेवल पे जो पहुंचाना है। कार्रवाई नहीं की जा रही, कार्रवाई करेंगे, फैक्ट्रियां पकड़ेंगे, मस्मार करेंगे, तब जाकर माहौल को आप आलूदा होने से बचा सकेंगे। जैसा कि गुज़श्ता दिनों महकमा माहौलियात ने एक फैक्ट्री गिराई और उसमें उनकी जानब से ये कहा कि 19 अफराद को अरेस्ट किया गया। जब तक आप ये मौसर कार्रवाई नहीं करेंगे, फैक्ट्रीज़ को गिराएंगे नहीं, मैं समझता हूँ कि 4 से 5 रोज़ में अगर आप फैक्ट्रीज़ को मस्मार कर दें, फ़ाइन इम्पोज कर दें और तमाम तर जो एक्टिविटी पर पाबंदी लगा दें, तो आप देख सकते हैं कि आने वाले 10 दिनों में बड़े इसके नतायज सामने आएंगे। जिस तरह CCTV ने आके क्राइम कंट्रोल के हवाले से कार्रवाइयाँ की हैं, यही प्रैक्टिस आम रूटीन में होनी चाहिए कि जब आप लोग इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो माहौल को आलूदा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लोग अवेयर होंगे, लोग डरेंगे कि वाकई ये जो माहौल आलूदा करने वाले अनासर हैं, माहौल दुश्मन अनासर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त करनी चाहिए। फ़ाइन की जैसा कि 2 से 10 लाख तक के जुर्माने हैं, सज़ाएँ भी हैं, और जिसमें अगर बट्टे हैं उनके 50,000 से 2 लाख का जुर्माना है। जो धुआं छोड़ती गाड़ी हैं वो 1.5 लाख से 3 लाख का जुर्माना है। इसके साथ जो इंडस्ट्री यूनिट्स है वो 5 लाख तक का जुर्माना है, जो गवर्नमेंट पंजाब ने नेशनल क्लाइमेट एक्ट के सेक्शन 3 के तहत जब आफत करार दिया गया था तो सज़ाएँ भी और तमाम तर जो रूल एंड रेगुलेशन वो जारी किए थे। कहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी रोड्स पे चले जाए आपको धुआं छोड़ती हुई गाड़ी नजर आएगी और जिगजैग टेक्नोलॉजी पे बट्टे नहीं मुंतकिल किए गए। बेसिकली इनके पास वसाइल तो हैं लेकिन उसको बरवेकार नहीं ला रहे, उनको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। गवर्नमेंट पंजाब ने इनको पैसे भी दिए हैं, विंग भी है। आप देखा कि सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की जानब से आए रोज़ इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं कि हम पंजाब के 3 बड़े शहरों को कंट्रोल कर लेंगे, स्मोक पर काबू पाने के लिए स्मोक गन्स आ रही हैं, इसके साथ साथ ज़रूरत पड़ी तो मौसमी बारिशें भी बरसाएंगे। तो लाहौर और फैसलाबाद जो इसमें बड़ा सफर कर रहा है। पॉलिसीज तो लाई जाती हैं लेकिन वक्त रहते उन पर इकदाम और उन पर इम्प्लीमेंटेशन कराना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्दर भी इन्वायरमेंट के हवाले से बात करेंगे जी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब प्रोग्राम में बात करते हैं गोल्ड की कीमत के हवाले से। गोल्ड की कीमत के हवाले से अच्छी खबर ये है कि गोल्ड की कीमत को एक बार फिर रिवर्स गियर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सोने की कीमत जो है वो कम हो गई है। आज की कीमत के हवाले से बात करें तो आज 1 तोला कीमत जो है सराफा मार्केट में वो 4,22,200 रुपये है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,61,974 रुपये में 10 ग्राम गोल्ड फरोख्त किया जा रहा है। अगर इस कीमत का कंपैरिजन करें हमारी जो पास की कीमतें हैं तो अभी भी ये गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा दिखाई दे रहा है। तो अगेन एक बड़ी कन्फ्यूजन सी सिचुएशन नज़र आ रही है इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, और वो लोग जो कि गोल्ड ख़रीदना चाह रहे हैं तो दोनों दो मुख्तलिफ राय पे कायम है। इन्वेस्टमेंट वाले ये सोच रहे हैं कि क्या गोल्ड अगर इस कीमत पे ख़रीद लिया तो आने वाले दिनों में गोल्ड अगर कम हो जाता है तो उनकी इन्वेस्टमेंट डूबती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी जानिब वो लोग हैं जो कि गोल्ड को बतौर गिफ्ट देना चाहते हैं अपनी बेटियों को या शादी के रसूमात में शामिल करना चाहते हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि गोल्ड की कीमत शायद आने
वाले दिनों में कम हो तो ख़रीदा जाए। तो गरीब के लिए तो सोना जी अब ख़रीदना ख्वाब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे गोल्ड की कीमत 4,22,000 है या इससे भी कम है, गोल्ड अभी भी आम आवाम की पहुँच से दूर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। करेंसी के हवाले से बात कर लेते हैं जी। आज की करेंसी रेट के हवाले से कुछ यूँ रेट है। सबसे पहले यूरो की जो मार्केट में कीमत के हवाले से बात करें तो इसकी बाइंग पावर 331.95 है और 335.45 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल के हवाले से बात करें 75.7 में बाई किया जा रहा है और 76.35 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूए दिरहम के हवाले से बात करें 76.8 में बाई किया जा रहा है और 77.8 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड के हवाले से बात करें 381 में इसे बाय किया जा रहा है और 384 में इसे फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर के हवाले से देखा जाए तो 282.60 इसकी बाइंग पावर है और 282.9 में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगेन करेंसी में हम देख रहे हैं कि हमें मुस्तहकम दिखाई दे रही है, एक्सट्रे दिखाई दे रहा है, लेकिन गोल्ड की कीमत जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार है और आने वाले दिनों में देखते हैं कि गोल्ड महंगा होता है या सस्ता होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से जी गोल्ड जो है वो अब आप अपनी गारंटी पे ख़रीदिएगा। बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले स्मोक के हवाले से। हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात यह है कि पॉलिसीज़ जो हैं नो डाउट हमेशा से मौजूद रही हैं, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमेशा से गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इस पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हमने देखा है कि स्मोक जो है ये कोई आज का मसला नहीं है, ये हमने लास्ट ईयर भी देखा, उससे लास्ट ईयर भी स्मोक मौजूद रही है पाकिस्तान में। पॉलिसीज़ तो अरसा दराज से मौजूद हैं, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हर साल ये मसला संगीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यही मसला है कि अगर पिछले साल भी स्मोक का मसला रहा था, इस साल भी मसला है, तो आइंदा आने वाले सालों में भी मसला रहेगा अगर इसके लिए कोई मुकम्मल जो आपने लाहे अमल बताए हैं उस पर अमल दरामद न किया गया। लाहे अमल तो बना दिया जाता है कि अगर फैक्ट्री में से की चिमनी में से धुआं निकलेगा तो इतने लाख जुर्माना होगा, गाड़ियों की धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जो हैं वो पकड़ी गई तो इतना जुर्माना होगा। बात यह है कि उस पर अमल दरामद किस हद तक हो रहा है। अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो फिर देखें आप कि अगर पिछले 5 साल से स्मोक का मसला है तो आइंदा आने वाले 5 साल में भी यही मसला आपको देखने मिलेगा। और ना सिर्फ ये स्मोक का मसला बल्कि ये टोटल ओवरऑल देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज जो है इसकी वजह से आ रहा है। अब यही कोविड के दिनों में भी मैंने ये बात की थी कि वही पानी होता है कि हम जब मौसम चेंज होता है तो पानी के ना होने की वजह से मर रहे होते हैं लोग, और यही पानी होता है कि पानी इस कदर बढ़ जाता है कि सैलाब आते हैं और उस पानी के होने की वजह से मर रहे होते हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आप इस चीज़ को फिर कैसे बेयर करेंगे अगर आप इस पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे। अब स्मोक का इशू है कि अगर इस पर अमल दरामद ना करवाया गया, इसके हवाले से आगाही कैंपेन जो है वो ना चलाई गई, उसके साथ साथ अगर जुर्माने जो है वो भारी जुर्माने ना किए गए तो ये आइंदा आने वाले सालों में भी जो है वो ऐसे ही नज़र आएगा। अब देख लें कि अमल दरामद किस कदर हो रहा है कि अभी भी आज मैं मिलत इंडस्ट्रियल एस्टेट के हवाले से बात करूं तो वहाँ पे जितने भी उसके इर्द गिर्द घर हैं वहाँ पर कपड़े जो होते हैं लंडे के वो जलाए जा रहे हैं। मतलब जितनी भी जो मसनूआत हैं जिनका क्या कहा गया है कि नहीं जलानी वो जलाई जाती हैं। उनके घरों की छतों पे आप आज भी जाके देख सकते हैं कि वो जो उसका ज़रात जो है वो पड़े होते हैं, वहाँ पे आपको वो पूरी छत काली हुई नज़र आएगी। अब ये सोचें कि अगर वो छत काली है तो वहाँ पर जो लोग सांस ले रहे हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी, उनकी कंडीशन क्या होगी। मसला यही है कि अमल दरामद नहीं करवाया जाता। अगर उस मिलत इंडस्ट्रियल एस्टेट में जितने भी लोग हैं जिनके बॉयलर्स लगे हुए हैं, जो जिनकी चिमनियों से धुआं निकलता है, अगर मैं कहता हूँ कि उस पूरे एरिए में एक भी फैक्ट्री को अच्छा भारी जुर्माना हो जाए तो बाकी सारे जो है वो उससे वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना चुकन्ने हो जाएंगे कि हमें भी कल ये बारी हमारी भी जो है वो आ सकती है, कल हमें भी जुर्माना हो सकता है। या तो हम इसको चेंज करें, जो हुकूमत की जानब से पॉलिसी बताई गई है वो चीज़ इस्तेमाल करें अगर बॉयलर नहीं तो इन दिनों ख़ास तौर पर इन दिनों में बॉयलर जो है वो बंद किए जाएँ। अब वो कहते हैं, वो क्लेम करते हैं जी आ जाके कि हम रोज़गार दे रहे हैं लोगों को, हम मुल्क में जो है वो हम इतना टैक्स पे करते हैं, लेकिन उस टैक्स के साथ क्या आप किसी इंसानी जान को ख़रीद लेंगे? मतलब इंसानी जान है, उसके सांस लेने के मसले पैदा हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। अगर आप रेवेन्यू बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, मुल्क के लिए बना रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको इस चीज़ की भी इजाज़त है कि आप इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ करें। अब कितने फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो कितने लोग जो है वो इससे मुतासर होते नज़र आएंगे।
सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग जो हैं वो इन दिनों आपको बीमार नजर बिल्कुल आएंगे। इसी तरह से। ओवरऑल देखा जाए तो उसकी वजह सबसे बड़ी यही है स्मोग। अब पैदा कहाँ से होती है, ये चीज़ें हैं, फैक्ट्री हैं, ये जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, फसलों की बाकियात है, या जो जितना भी दुकानदार कूड़ा करकट, अगर इस पर भारी जुर्माने नहीं किए जाएंगे तो ये ऐसे ही रहेगी और ऐसे ही लोग बीमार होते रहेंगे और इसके असरात जो हैं वो फिर आम शहरी पे आएंगे। अगर बात करें अवाम जो है वो, इसके लिए अवाम का भी बहुत बड़ा जो है इसको रोल प्ले करना चाहिए। क्या उसमें क्या है कि आप एक तो हेलमेट पे वैसे भी पाबंदी लगाई गई है कि हेलमेट जो है वो आपने पहन के घर से निकलना, बाइक पे जाना, तो उसके साथ अपना मास्क का इस्तेमाल करें, मतलब अपने एहतियात। अगर अवाम हुकूमत तो चले ठीक है वो पॉलिसीज़ बना रही है और कुछ ना कुछ जुर्माने कर रही है, लेकिन अवाम को भी चाहिए कि वो अपना सोसाइटी में रोल प्ले करें, कि वो अपनी एहतियाती तदाबीर जितनी भी बताई जाती हैं डॉक्टर्स की जानब से उस पर अमल दरामद करें। मतलब पानी जो है उसको गर्म करके पिए इन दिनों ख़ास तौर पर, और डॉक्टरों की जानब से ये भी कहा जाता है कि मास्क जो है वो इस्तेमाल करें, और बाकी सफ़र करके अगर बाहर से कहीं आते हैं तो फौरी शावर लें गर्म पानी के साथ। तो ये जितने भी इस तरह के प्रिकॉशंस कह लें उसको, वो मेजरमेंट वो पूरे करें, और उसके बाद अगर आप कहीं से अफेक्टेड होके आते हैं तो उसके हवाले से जितनी भी तदाबीर बताई गई हैं उसके पर अमल दरामद करवाएं, और उसके साथ साथ हुकूमत जो है वो भी कहीं ना कहीं अपनी जो है वो जो हिकमत अमली उसने तैयार की है जुर्मानों के हवाले से, क्योंकि जुर्माने हो भी रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें और ज़्यादा तेज़ी आनी चाहिए, फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है, ताकि जितने भी लोग हैं वो इससे बच सकें, शहरी जो हैं वो बच सकें, और जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कोई ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपनी गाड़ियों का प्रॉपर मेंटेनेंस का काम जो है वो करवाएं, और जो हमारे फार्मर्स हैं उनको आगाही देनी चाहिए कि क्योंकि ये लाइल्मी की वजह से हो रहा है कि फार्मर समझते हैं कि शायद हम ये चीज़ जलाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो एक धुआं जब निकलता है तो वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत होता है। तो आगाही देनी चाहिए, जुर्माने जो हैं वो होने चाहिए, और फिर जाके आप इस चीज़ से कुछ सोच सकते हैं कि 2, 4, 5 साल तक जो है वो इस पर आप कंट्रोल कर सकेंगे और आवाम को के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो यकीनी बना सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इनफरादी तौर पे भी हमें कोशिशें करने की बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर हम एहतियात नहीं करेंगे हमारी सेहत के मामला जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए दिखाई देंगे। सेहत ख़राब होगी तो हस्पतालों में बोझ बढ़ेगा, और हस्पतालों में अगर वसाइल की कमी हो जाती है तो हमारी ज़िंदगी के तमाम तर मामला जो हैं वो हमें बड़े मुतासिर दिखाई देंगे। जी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, और ये इन्वायरमेंट जो है ये भी हमारी इमानत है। बहुत शुक्रिया उमर रांझा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया इमरान असलम फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इन्वायरमेंट के हवाले से बड़ा हमें संजीदा इकदाम लेने की ज़रूरत है। हुकूमत अपनी जानिब से इकदाम करिए, हमें भी हमारा रोल जो है वो एक्टिवली परफॉर्म करने की ज़रूरत है। वक्त हुआ जी एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं जी अशिया खुर्दोनोश के हवाले से। आए रोज़ हम देखते हैं कि सब्जियों की कीमतों में रद्दोबदल आता है। कभी चिकन की कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई दे रही होती है, कभी कम दिखाई दे रही होती है। तो ऐसे में मार्केट में जाने से पहले आपको कीमतों का अंदाज़ा होना चाहिए ताकि भाव ताव करते हुए आसानी हो। इसी वजह से हम देते हैं हमारा सेगमेंट आज के भाव तरतीब, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो देखते हैं आज के भाव सेगमेंट में। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी नकवी, बताइएगा कि आज मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है फलों और सब्जियों की कीमत को लेकर। तो फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ जुमे की रेट जारी कर दी गई है। बराली मुर्गी का गोश्त 10 रुपये इजाफे के बाद 410 से 420 रुपये हो चुका है, और इसी तरह अंडे फार्म में 1 रुपये इजाफे के बाद 338 से 339 रुपये हो चुके हैं। जबकि आलू कच्चा छिलका 10 रुपये कमी के बाद 90 से 80 रुपये फ़ी किलो पे दस्तियाब है। जबकि प्याज 5 रुपये इजाफे के बाद 110 से 115 रुपये हो चुका है, और इसी तरह टमाटर 5 रुपये कमी के बाद 145 से 140 रुपये हो चुके हैं। अदरक चाइना साब का कीमत 500 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। लहसन हरनाई साब का कीमत 280 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च साब का कीमत 75 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। फूल गोभी बगैर रद्दबदल के 75 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। जबकि बंद गोभी साब का कीमत 150 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। घिया कद्दू साब का कीमत 85 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। जबकि बैंगन 40 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब हैं। मटर साब का कीमत 310 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। जबकि शिमला मिर्च 300 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। भिंडी तोरी 120 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। अरबी 75 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। सेब
काला कलू पहाड़ी जो है वो 290 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह केला साहब का कीमत 100 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। जापानी फल साहब का कीमत 190 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, जबकि नारकंदारी साहब का कीमत 260 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। संगाड़ी जो है 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। देखा जाए तो फल और सब्जियों की कीमतों में मामूली रद्द-बदल रिकॉर्ड हुआ है और इस तरह ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 10 रुपये उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ना सिर्फ पाकिस्तान में अपना नाम रोशन करते हैं बल्कि पाकिस्तान को ऑल अराउंड दी वर्ल्ड एक पॉजिटिव इमेज में मेनटेन रखते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वो लोग जो कि बाहर जाना चाहते हैं तालीम के सिलसिले में, वर्क परमिट के सिलसिले में, और जो वहाँ पर मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल क्या हैं। अगर मसाइल मौजूद हैं तो उनके लिए मदद के लिए राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये इन टॉपिक्स पे हम गुफ्तगू करेंगे। और इन टॉपिक्स पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आसिम सत्तार साहब CEO हैं एक्स वर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। अगर इनके विज़न के हवाले से बात करें, इनके पाकिस्तान को लेकर खिदमत के हवाले से बात करें, 22 से 25 साल हो गए इन्हें बैरून मुल्क में, और जहाँ पर इनका विज़न यही है कि जो नौजवान नस्ल है इन्हें एम्पावर करना है। जो पाकिस्तान के लोग हैं जब ये किसी कंट्री में जाते हैं तो उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनकी मुश्किलात में आसानी का एक सबब बनते हैं ये। तो आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आसिम साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला जी। आपकी अगर हम बात करें काबिलियत के हवाले से और आपकी मेहनत के हवाले से, यकीनन हम सब लोग इसके मौतरिफ़ हैं। सर ये भी बताइएगा कि अगर हम ओवरसीज़ के हवाले से बात करें तो नो डाउट ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए बड़े ज़रूरी हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, ज़र मुबादला में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन जब एक पर्सन पाकिस्तान से बाहर जाता है तो उसके बेशुमार मसाइल होते हैं, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से आयरलैंड में भी रह चुके हैं, UK में भी रह चुके हैं। तो आप क्या महसूस करते हैं कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तान के मसाइल क्या हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मदऊ किया यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि मैं आपको इसमें आगाही दूँ। पाकिस्तान से बाहर जाना इतना मुश्किल नहीं है, ये एक न किसी तरीके से बंदा कोशिश करके पहुँच जाता है वहाँ पे। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेज पे वहाँ पे जो मुश्किलात हैं वो इससे ज़्यादा हैं। अगर उसकी अवेयरनेस आपको नहीं होगी तो वो आपके लिए लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हमें रहते हुए वहाँ पे तकरीबन 22 ईयर्स हो गए हैं यूरोप में, UK एंड आयरलैंड। तो एवरी डे वहाँ पे हमारे जो बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, वो तकलीफ़ में होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली होती बिफ़ोर दे विल ट्रैवल। तो उसकी वजह से वो फिर उनको वहाँ पे जाकर डिफ़िकल्टी होनी शुरू हो जाती है। अगर यहाँ से उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले और वो राइट ट्रैक पे जाएं, उनको अपना करियर पाथ पता हो, तो फिर शायद वहाँ पे उनके लिए जाके आसानी हो। बिल्कुल ये प्रॉब्लम्स हैं कि आपने बिल्कुल इस बात की सही निशानदेही की है कि हमारे यहाँ अगर स्टडी के हवाले से भी देख लें, बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्रॉड लोगों के हाथ लग जाते हैं, और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें अपने अकोमोडेशन का आइडिया नहीं हो रहा होता, उन्हें अपने कोस्ट के हवाले से आइडिया नहीं होता। तो किस तरह से एक डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आया दिस इज़ दी ऑथेंटिक पर्सन, या इन लोगों से या इन चीज़ों से हमें फ्रॉड से बचना है? लेकिन सबसे पहले तो आपको ये कैटेगराइज करने की ज़रूरत होती है कि आप अगर आपने स्टूडेंट जा रहे हैं तो आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं है। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आप राइट अपनी जो आपने अपनी एजुकेशन आपने प्रीवियसली ली हुई है, आपको अगला कोर्स जो अपना जिस कोर्स में जा रहे हैं वो आपसे रेलेवेंट है या नहीं है। अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन IT में है, आप वहाँ पे किसी साइंस सब्जेक्ट्स में जा रहे हैं, मार्केटिंग में जा रहे हैं, इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। आपने सबसे पहले देखना है जो बंदा आपको गाइड कर रहा है, आपका कंसल्टेंट है, वो पाकिस्तान में या जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो रिकग्नाइज्ड हैं या नहीं है। यहाँ पे बेशुमार लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि जिनको खुद भी पता नहीं होता और वो कभी भी बाहर नहीं गए होते। जैसे UK और आयरलैंड में कुछ लोग ऐसे यहाँ पे बैठे हुए काम कर रहे हैं। एवरी डे हम वहाँ पे बैठ के ये पोस्ट देख रहे होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जी अपना आयरलैंड आ जाएं, वहाँ पे आके आप इस रहना शुरू कर दें, आपको गवर्नमेंट इतने पैसे देना शुरू कर देगी, आपको ऐसा फैसिलिटीज़ मिलेगी। ये सब चीज़ें जो हैं ये फ़ेक हैं, ठीक है, लोगों को लूटने के बहाने। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब तो इतना अवेयरनेस का दौर है ये, तो आप लोगों को ये चाहिए कि जो भी लोग बाहर जाने की ख्वाहिशमंद हैं वो सबसे पहले, अगर स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चाहिए कि प्रॉपर अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कॉलेजेस के बारे में पता हो। फिर आप जिस कोर्स में जा रहे हैं उसका आगे स्कोप का पता हो। अगर वहाँ पे आपने फर्दर फ्यूचर में सेटल होना है तो उसको पता हो कि
आपके पास क्या ऑप्शंस हैं वहाँ पे। बिल्कुल सही। तो अगर आपको इन ऑप्शंस का नहीं पता होगा तो देन यू विल बी रियली इन अ डीप डिफिकल्टी। बिल्कुल इसी तरह से अभी अगर हम बात करें आज से 1-2 साल पहले की, तो सब लोगों का जो एजुकेशन का ट्रेंड था वो यूके की जानिब बढ़ा था। हमने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो चाह रहे थे कि ख्वाहिश जो है तालीम की वो यूके में पूरी होती दिखाई दे, लेकिन यूके के जो हालात हैं, अभी यूकेवीआई की पॉलिसीज़ जो हैं चेंज हुई हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड भी हैं। तो ऐसे में कौन सी कंट्री फर्दर बेस्ट हो सकती है? आयरलैंड इज़ द गुड ऑप्शन और नॉट? देखिए, आयरलैंड इज़ अ गुड ऑप्शन बट आयरलैंड इज़ नॉट दैट बिग। आयरलैंड एक छोटा सा कंट्री है जिसकी 4.5 मिलियन पॉपुलेशन है। वो अब यूरोप का भी पार्ट है और यूके के साथ भी उनकी ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन फिर आपने ये देखना है कि आप आयरलैंड में जाते हैं तो कितने लोग जा सकते हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया क्या है, वहाँ पे आपको आपके रहाइश के कैसे मसाइल कैसे फेस करना पड़ेंगे, ये आपको पहले हर चीज़ पहले स्टडी करनी चाहिए, फिर आपको अप्लाई करना चाहिए। यूके में भी यही हुआ है बेसिकली। देखिए, पिछले लास्ट 5-6 साल से जो स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, अब हमें क्योंकि मैं वहाँ पे बिज़नेस कर रहा हूँ पिछले 20 साल से, तो हमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हमारे बच्चे जो बच्चियाँ हैं उनको डिफ़िकल्टीज़ का हमें पता चलता रहता है। तो वो हमें बड़ा दुख होता है ये देख के कि बच्चा या बेटा या बेटी जो भी बच्चे हमारे हैं वहाँ पे जब पहुँच जाते हैं तो उनको ये पता ही नहीं होता कि यूनिवर्सिटी की कई कुछ ऐसे मामला सामने आए देखने में आए हैं कि यूनिवर्सिटी ने हाफ़ पेमेंट से पहले आपको इनरोलमेंट नहीं करती, तो लेकिन उनको किसी यहाँ पे कंसल्टेंट्स जो एजेंट्स बैठे हुए हैं उन्होंने कहा जी ठीक है आपको थोड़े से पैसे दे के चले जाएं, वीज़ा लग जाता है, फिर वहाँ पे जाके वो सोचते हैं कि शायद हम ये काम कर जॉब्स करके वहाँ से अर्निंग कर लेंगे। बेसिकली तो आपको पहले आप अगर 1 साल के कोर्स के लिए चाहिए जा रहे हैं तो आपको 100% ये आपके पास फंडिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही। 20 आवर्स अलाउड हैं यूके में स्टूडेंट्स के लिए काम, लेकिन ये आपको इसकी बेस पे वहाँ पे ट्रैवल करके बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है कि अभी फैसलाबाद में आप ऑफिस से बाहर निकलते हैं ना तो मार्केटिंग बड़ी की गई है, 10 लाख में यूके, 15 लाख में यूके। तो ये चीज़ जो है ना, ये स्टूडेंट को सुनहरी ख्वाब तो दिखा दिए जाते हैं, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी है वो हकीकत में बिल्कुल एक डार्क साइड पे मुंतकिल कर दी जाती है। बस ये एक हमारा अलमिया है कि हम लोग बहुत जल्दी जो हमें चीज़ अट्रैक्ट करती है उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते, उसकी ड्यू डिलिजेंस नहीं करते क्या वो सही है, उसके पीछे क्या है। इसी तरह फिर लोग मार्केट में जो फ्रॉड बैठे हुए हैं वो इसी का फ़ायदा उठाते हैं और आपको फिर उसमें लूटते हैं। और ये हमें बेसिकली मैं आपके इस चैनल की तवज्जो से ये अवेयरनेस देना चाहूँगा कि प्लीज़ काइंडली आप अपने बच्चे बच्चियों को अगर आपने बाहर भेजना है या कोई बच्चे खुद जाना चाह रहे हैं, वो उनको प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। किसी न किसी तरीके से आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, पॉलिसीज़ की वजह से, वीज़ा की नरमी की वजह से। वहाँ पे जाने के बाद जो आपकी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाएगी अगर आप राइट तरीके से नहीं जाएंगे तो। बिल्कुल इसी तरह से ये चीज़ें हमें यहाँ पर जाने से पहले रिसर्च करनी पड़ती है। नो डाउट हम जो है वो पाकिस्तान का फेज़ हैं किसी भी मुल्क में, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं ये भी हमारे लिए आसानी है, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सर अब अगर बात करें ना पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के हवाले से, पाकिस्तान के बिजनेसमैन के हवाले से, सब लोगों का शौक़ है कि वो बैरून मुल्क जाकर या तो तालीम हासिल करें या तो सेटलमेंट करें। तो मौजूदा सिनेरियो में क्या सिचुएशन देख रही हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए? सबसे पहले तो जी हमें ये होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि बाहर दुनिया में किस चीज़ की क्या डिमांड है। अगर हम सबसे पहले अगर लोअर स्केल एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले जिसमें पाकिस्तान लैग कर रहा है वो है सेमी स्किल्ड वर्क, जिसमें प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, पैनल बीटर्स हैं, इस तरह के छोटे स्किल्स हैं। इसमें इतनी ज़्यादा डिमांड है और इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, स्पेशली हेल्थ केयर में। मतलब नर्सेज एंड हेल्थ केयर स्टाफ इज़ अ ह्यूज शॉर्टेज ऑन होल यूरोप एंड अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इन चीज़ों में हम लोग लैग कर रहे हैं। हमें इस वोकेशनल जो स्टडीज़ हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर ही बनना चाह रहे हैं। वहाँ पे एज़ इक्वल टू एज़ दे आर गुड। अगर आप वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन भी हैं, मतलब अब जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आपने गाड़ी की सर्विस करवानी है, आपको कोई कारपेंटर चाहिए, तो आपको 3 से 4 वीक्स की आपकी अपॉइंटमेंट की डेट ही नहीं मिलती। ठीक है, इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है। तो हमारे बच्चों के पास ये स्किल ही नहीं होती। हमारे बच्चे के एमफिल किया हुआ है, MSCs की हुई हैं, दे आर वेरी एजुकेटेड,
लेकिन वहाँ पे जाके उनके लिए इस तरह फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो वहाँ पे जाके कैसे अर्न करें। तो यही वो मुश्किलात हैं जो यहाँ से बच्चों को पता नहीं होती और वहाँ पे चले जाते हैं इमिग्रेंट्स के लिए। अगर आप यहाँ पे आपने प्रॉपर स्किल ली हुई है, जो मैं बता रहा हूँ, तो वो अपना अगर आप प्रॉपर आपने डिप्लोमास लिए हुए हैं तो इतनी ज़्यादा इसकी शॉर्टेज है। एम्प्लॉयर्स वहाँ पे दे आर हंग्री टू हायर पीपल। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये मैं अपील करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी इस पे खसूसी तौर पे तवज्जो दें, और दे भी रहे हैं। लेकिन हमारे अपने जो हैं, हमारा ट्रेंड नहीं है कि इस तरह के कामों को सीखा जाए कि वो हमें लगता है, वेरी सॉरी टू से, हमें लगता है कि ये कोई थोड़े से कम अच्छे ज़्यादा काम नहीं है, इलेक्ट्रीशियन बनना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया में ये दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी एज इक्वल टू एज डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। बिल्कुल इसी तरह से हम स्किल सीखते नहीं हैं और फिर इसकी वजह से जब हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमें बेशुमार प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और कभी ये वर्किंग आवर्स में हम 20 आवर्स जो है यूके में अलाउ होते हैं, लेकिन हमारे पास स्किल नहीं होती उस अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए। तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि हम अपनी स्किल के हवाले से भी काम करें और वीज़ा अप्लाई करते हुए बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप सही तरीके से अप्लाई नहीं करते तो रिजेक्शन का ख़दशा होता है। इस पर भी हम बात करेंगे जी। वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ख्वाब हकीकत में बदल सकते हैं वो लोग जो कि बाहर तालीम के ख्वाहिशमंद हैं या वर्क परमिट पे अप्लाई करना चाहते हैं या इमिग्रेशन के मामलात हैं। तो ऐसे में मुश्किलात बहुत आती हैं क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा मामला है जिसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके साथ डायरेक्ट लिंक कर रही होती है। ऐसे में फ़्रॉड से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से बहुत सारे लोगों को इस हवाले से भी नॉलेज नहीं होती। अगर हम बात करें पाकिस्तान के लोगों के हवाले से, जी पाकिस्तान के लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इस टैलेंट को यूटिलाइज़ किस तरह से बैरून मुल्क किया जा सकता है। इसमें मैं आसिल साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नो डाउट पाकिस्तान के लोग बहुत काबिल हैं, पाकिस्तान के लोगों में टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर डिमांड के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान को नहीं पता कि यूरोप में किस चीज़ की डिमांड है। अब ये बताएं कि जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान के जो नर्सेज हैं, वो कौन सी मार्केट को ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं व्हेन इट्स कम्स टू यूरोप, आयरलैंड, यूके या ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर आपको ज़िंदगी में चांस मिल रहा है कि आपने अपने करियर को बनाना है, आपने बाहर जाना है, तो आप उसकी पूरी, पहले जैसे मैंने पहले कहा, आप उसकी पूरी वर्किंग करें। ठीक है। और उसमें आप देखें कि आपका मजाज क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। अगर आपका केयरिंग एटीट्यूड है तो आप डेफिनेटली हेल्थ केयर में अपना करियर बनाएं, जिसमें आप बेशुमार उसमें कैटेगरीज़ हैं, जिसमें पैरामेडिक्स हैं, हेल्थ केयर नर्सेज हैं, जो यहाँ से पाकिस्तान की नर्सेज दे आर वेरी कॉम्पिटेंट। अब इसकी पाकिस्तान में अपने इसके इनसाइड कंट्रीज़ की ह्यूज शॉर्टेज है, तो इस वजह से बाहर जाने में कम लोग बाहर इंटरेस्टेड होते हैं। अगर कुछ लोग जो इस बाहर में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, मेल्स और फीमेल्स, वेरी नोबल कॉज एज वेल, तो आप उसमें हेल्थ केयर में यहाँ पे अच्छे रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूशंस से अपने कोर्सेज करें। आप नर्स बने, आप हेल्थ केयर असिस्टेंट बने, तो जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये इतना ज़्यादा इसमें शॉर्टेज है, कोविड के बाद पूरी दुनिया में इसकी केयर बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से वो देखते हैं, एहतियात ज़्यादा हो गई है इसमें। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जो हेल्थ केयर में जाना चाह रहे हैं वो अपना यहाँ से प्रॉपर अपने कोर्सेज़, अपने डिप्लोमास या डिग्रीज़ करने के बाद ही अप्लाई करें। और राइट वहाँ पे बेशुमार ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि राइट लोगों को हायर करती हैं, जो किसी भी जगह पे उनकी अपनी कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकें। एज ए एम्प्लॉयर अगर हमारे पास 300 लोग काम कर रहे हैं तो मैं ये चाहूँगा, अगर हमें इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि वी आर हायरिंग एवरी डे, लेकिन अगर हमारे पास कोई बच्चा या बच्ची आ रहा है, वो कहता है जी कि मैंने काम नहीं करना या मुझे काम का पता नहीं है, तो इट्स रियली हार्ड वर्क टू ट्रेन दैम। अगर वो पाकिस्तान से ट्रेंड होके आएंगे, जैसे कि हमारे जो हमसाया मुल्क है वहाँ से बेशुमार लोग आते हैं इस काम के लिए, तो मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हर बंदा जो पाकिस्तान में ओवरसीज़ में बैठा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान बिल्कुल इसी तरह से। तो मेरी भी ये ख्वाहिश है कि हमारे कंट्री से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट इज़ अनदर बिजनेस। तो हमें इसके पर तवज्जो देनी चाहिए कि हम लोग वो बाहर ट्रेंड करके भेजें जो वहाँ पर हाईली पेड हों,
मुल्क के लिए सासा हों और पैसे वापस कंट्री में आएँ, क्योंकि सबकी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं। अल्टीमेटली आपने अपने आप को सेटल भी वापस आके पाकिस्तान में करना है। तो मेरे ख्याल में कि हमें ऐसे कोर्सेज़ को, प्रोफेशंस को अडॉप्ट करना चाहिए जिसकी डिमांड भी हो और वो हाईली पेड भी हो और अच्छे उसकी आपकी वैल्यू एडिशन भी हो आपके लिए भी और आपकी कंट्री के लिए भी। कि सर अगर वीज़ाज़ के हवाले से बात करें तो किन कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है? बिजनेसमैन कर सकते हैं, नर्सेज कर सकते हैं, कौन सी कंट्रीज़ बेस्ट हैं? देखिए, आप पिछले कुछ अरसे से जो मेरे नॉलेज में है, काफ़ी पाकिस्तानी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिज़नेस के लोग हैं जिन्होंने कैरेबियन स्टेट्स में जाके अपने नेशनलिटीज़ ली हैं, इन्वेस्टमेंट बाय सिटीज़नशिप, जिसमें डोमिनिकन रिपब्लिक है, एंटीगुआ एंड बारबुडस है। तो ये कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे लोग जा रहे हैं। लेकिन फिर अगेन अभी देखें आप, जो डोमिनिकन रिपब्लिक में लोग हमारे गए हैं उनके पासपोर्ट पे एंट्रीज़ होती हैं कुछ कंट्रीज़ की, वीज़ा ऑन अराइवल होता है कि अगर आपके पास डोमिनिकन रिपब्लिक का पासपोर्ट है तो आप जाके ऑन अराइवल वीज़ाज़ ले सकते हैं। मतलब लेकिन फिर भी यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में उनको ख़त्म कर दिया हुआ है। ठीक है। जैसे यूके की एंट्री ख़त्म हो गई हुई है, आयरलैंड की ख़त्म हो गई हुई है, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ में उनकी एंट्री ख़त्म हो गई है। अभी कुछ नए कंट्रीज़ आ रहे हैं, उसके भी अच्छे प्रोग्राम्स हैं। जैसे कि अभी एक लॉन्च होना है, अभी लॉन्च हुआ नहीं है, आई नो आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। न्यूजीलैंड की एक इन्वेस्टमेंट बाय सिटीजनशिप आ रही है। ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी गुड लाइक सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि आप उसमें अगर अप्लाई करेंगे। न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, उसका पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट है और वो कोई सेकंड सिटीजनशिप रखना चाह रहे हैं और वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो न्यूजीलैंड की 25 नवंबर से स्टार्ट हो रही है इन्वेस्टमेंट बाय सिटीजनशिप। आप ऑनलाइन जाएं, उसको सर्च करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर मिल जाएगी। ठीक है। और न्यूजीलैंड जो है वो नेक्स्ट एक मार्केट हो सकता है, वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट है और जो नेशनलिटी हासिल करना चाहते हैं। सो इसके साथ साथ एक बड़ा मसला देखने में आता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, वो ये कि स्टडी तो कंप्लीट हो जाती है लेकिन उन्हें जब PR पे शिफ्ट करना पड़ता है, PSW पे शिफ्ट करना पड़ता है, तब प्रॉब्लम आती है, तब वो वहाँ की मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न्स आप देखते हैं? इसकी रीज़न यही है कि जी आप जिस कोर्स में पहले आपने जो पढ़ा हुआ है, आपका जो बैकग्राउंड है, फिर आपने वहाँ पे जाके कोई और डिफरेंट कोर्स कर लिया 1 साल का, तो उसके बाद आप PSW पे पोस्ट वर्क परमिट पे चले गए, आपने तवज्जो नहीं दी, आपको आपकी कंपैटिबिलिटी जो थी वो नहीं थी वहाँ पे वहाँ की जॉब्स के साथ, तो आपको फिर वो 1.5 साल 2 साल का वो एक वर्क परमिट दे देते थे, अब वो भी 18 महीने का कर दिया यूके ने। तो उसके बाद फिर आपको क्यों कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब देगा जब आप उसकी ज़रूरत नहीं है? ठीक है। आपने ज़रूरत बनना है। सही। आप ज़रूरत उसी टाइम बनेंगे जब आप उसकी किसी भी कंपनी में वैल्यू ऐड करेंगे, तो फिर वो कभी भी आपको कोई भी एम्प्लॉयर, एज माई सेल्फ, अगर मैं एज एम्प्लॉयर मैं कभी भी अपने एम्प्लॉय को कहीं पे और नहीं जाने दूंगा जो मेरी ज़रूरत है। ठीक है। हमने ज़रूरत बनना है। ज़रूरत बनने के लिए पहले आपने वो चीज़ें अडॉप्ट करनी है जो कि जिसकी नीड है इन द मार्केट। तो आपने वो प्रोफेशंस में जाना है। जैसे डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स हमारे, अगर आयरलैंड में 15,000 के करीब हमारे डॉक्टर्स हैं, हजरात हैं पाकिस्तानी। हमारे कुछ हमारे जानने वाले दोस्तों ने मिल के कोशिश की वहाँ पे, जो कि पहली दफ़ा आयरलैंड में IMC, आयरिश मेडिकल काउंसिल में, उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी में आए हैं। अगर आप डॉक्टर हैं पाकिस्तान से और आपने हाउस जॉब की हुई है तो आपको कोई प्लैब की या कोई ऐसे टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप एज ए डॉक्टर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंग्लिश का एक टेस्ट पास करना होता है, उसके बाद आप IMC जो आयरिश मेडिकल काउंसिल है उसमें आपको रजिस्टर करें, और जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो इट्स अ ह्यूज शॉर्टेज फॉर डॉक्टर्स। तो आप वहाँ पे जाएं, अपना वहाँ पे जाके एज ए डॉक्टर काम करें। इट्स अ वेरी हैंडसम सैलरी इन आयरलैंड। बिल्कुल इसी तरह से है, ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है व्हेन इट्स कम्स टू अप्लाई फॉर द स्टडी वीज़ा। और इसी तरह से हमें पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो मेंटेन रखने की ज़रूरत भी है, और हम रखे हुए भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। सर यहाँ पर ये भी बताइएगा कि स्टडी वीज़ा के हवाले से तो आपने बता दिया कि क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्क परमिट पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें ना बहुत सारे लोग फ्रॉड भी बैठे हुए हैं। तो किस तरह से इस चीज़ को जज किया जा सकता है कि वर्क परमिट पे अप्लाई करते हुए दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म? सबसे पहले तो देखिए जी, आप वर्क परमिट जो अप्लाई कर रहे हैं तो कोई बंदा आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है तो फिर ही आपको वर्क परमिट इशू करेगा वो, फिर उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि कोई भी बंदा जो आपसे पैसे मांग रहा है, ठीक है, आप किसी के साथ कोई भी कैश हैंडलिंग ना करें। ठीक है। जो एक लीगल लिमिट में, एक गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक जो एजेंसीज़ पैसे लेती हैं,
आप उनके थ्रू अप्लाई करें। ठीक है। दे आर वेरी नॉमिनल फ़ीस, बड़ी मुनासिब सी उनकी एक फ़ीस होती है जो कि वो अलाउड होते हैं। ठीक है। आप उनके कंसल्टेंसी की अपनी फ़ीस लेते हैं, को आगे आपको एम्प्लॉयर्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है। तो आप उनके थ्रू अप्लाई करें और आपको फिर वही बात है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लेगा, आप उसके लिए वैल्यू ऐड करेंगे, तो आप दुनिया के किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं वो आपको ढूंढेंगे। अभी तो सोशल मीडिया और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि आप पाकिस्तान से बैठ के अपना लोग बिज़नेस कर रहे हैं अमेरिका में, यूके, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, तो आप इसी तरह जॉब्स भी इसी तरह लोग मिल रहे हैं। फ्रॉड उन लोगों के साथ हो रहा है जिनको अवेयरनेस नहीं होती, उनको फिर आगे लालच दे के या किसी झूठ बोल के लोग उनसे फिर पैसे ले लेते हैं और बेचारे वो तंग होते हैं, वहाँ पे जाके भी तंग होते हैं। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप कोई भी बंदा जो वर्क परमिट के लिए भी बाहर जाना चाह रहा है उसको प्रॉपर पहले गाइडेंस लेनी चाहिए, अपना ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, फिर अब वर्क परमिट अप्लाई करना चाहिए। यूके में भी अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आयरलैंड में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूरोप में भी हैं, और मैं कहूँगा कि आप फोकस करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ठीक है। अभी जो मेरे नॉलेज के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया को अभी 15 से 20 हज़ार इलेक्ट्रिशियंस की, सोलर पैनल फिटर्स की, ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स की ज़रूरत है। अभी अगर आप अप्लाई करवाते हैं यहाँ से पाकिस्तान से, आपको जिसमें 5.5 बैंड्स आपको चाहिए होता है। ठीक है। इंग्लिश में। ठीक है। अब जो हमारे अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मैकेनिक हजरात हैं, जो हमारे पैनल बीटर्स हैं, वो इंग्लिश उनको नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ हमारे इन सेमी स्किल्ड वर्क में जो वोकेशनल एजुकेशन है, बच्चों को इंग्लिश सीखनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब आपने वहाँ पे कम्युनिकेशन करनी है वो सारी इंग्लिश में होनी है। तो सबसे पहले इंग्लिश सीखें, उसके साथ अपनी एजुकेशन को राइट डिपार्टमेंट्स, ये यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे सिखाएं। सही। हम सिर्फ बच्चों को डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने पे तुले हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को इस तरफ भी लगाएं। हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। तो मेरा ख्याल है कि इस तरफ जो तवज्जो देंगे तो पाकिस्तान का एक ऐसा एक्सपोर्ट होगी, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट होगी, जिसमें पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि आने वाला दौर जो है वो स्किल्स का है। कन्वेंशनल एजुकेशन तो मौजूद है ही है, इसकी इंपॉर्टेंस से तो नेग्लिजेंस नहीं बढ़ती जाती, लेकिन स्किल पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, अगर पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से बात करें ना, जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं वो कनाडा को भी बड़ा चूज़ करते हैं कि कनाडा भी क्या ऑप्शन है, तो क्या कनाडा इज़ द गुड प्लेस फॉर अप्लाई? जी बिल्कुल, कनाडा देखें, हर कंट्री ने उनको पूरी दुनिया को पता है कि किस कंट्री के फाइनेंशियल हालात कैसे हैं, वहाँ पे क्या इंटरनल क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हम एज ए पाकिस्तानी हम जब बाहर बैठ के देखते हैं तो वो जो हमें चीज़ नज़र आती है, बड़ा दिल दुखता है कि हमारे मुल्क ने कब ठीक होना है। अब हमें 25 साल बाहर हो गए हैं, हमारा दिल करता है हम पाकिस्तान वापस जाएँ, हमारे बच्चे वापस जाएँ, हम यहाँ पर आके सेटल हों। तो ये क्योंकि मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है, ना इस जैसा फ्रूट कहाँ पे है, कहीं पे है, ना ऐसा वेदर कहीं पे है। तो आई लव माई कंट्री। तो मेरी तो ख्वाहिश है जी कि हम पाकिस्तान वापस आके सेटल हों। तो लेकिन उसके लिए कनाडा के लिए और अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगेन, लेकिन उनकी आप प्रॉपर अपनी गाइडेंस लें। हर चीज़ अवेलेबल है, आप किस प्रोफेशन से हैं उसके पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। ये छोटी छोटी बातें हैं जी, ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी रिसर्च बहुत मैटर करती है, राइट एजेंट को, राइट प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है और रिसर्च और तहकीक पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। बहुत शुक्रिया आसिम सितारा, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ रहा जी। वर्क पर भी हो, स्टडी वीज़ास हों, लेकिन बहुत सारी बातों का ख्याल लाजमी रखें। आपकी रिसर्च अच्छी होगी तो आपको आगे करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। वक्त हुआ जी एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब प्रोग्राम में बात करते हैं सेहत के मसाइल के हवाले से। एक बड़ा कॉमन सा इशू है, हम देखते हैं कि मौसम बदलता है, हमारी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, पट्टों में खिंचाव आ जाता है, जिसकी अक्सर औकात हमें रीजंस नहीं पता होती। फिजियोथेरेपी से हमारी जो ज़िंदगी के मामला है वो बड़े डायरेक्टली रिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन हम फिर भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते और इन तमाम तर चीज़ों को सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू डील करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सेहत के मसाइल हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को पट्टों में दर्द है तो किस तरह से, कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करके, किस तरह से टर्मिनोलॉजीज़ को देखकर इन चीज़ों के तमाम मामलों को ओवरकम कर सकता है। और इन पर इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए जी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ताबिंदा हुसैन साहिबा ने। डॉक्टर हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट से ताल्लुक़ है और पेशेंट्स के मामलों को देखने में बड़ा कलीदी रोल है, एक बड़ा विजन क्लियर रखती हैं आप, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तबिंदा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया
शुक्रिया तदिंदा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बात करें ना विंटर सीज़न की, मैं देखती हूँ कि विंटर सीज़न में हमारी सेहत के मामलात ना ज़्यादा मुतासिर दिखाई देते हैं। जैसे मौसम बदलता है, इससे पहले तो हम देखते थे कि जो ओल्ड एज लोग हैं उन्हें ये मसला दिखाई देता था कि हड्डियों में दर्द है, जोड़ जो हैं ये पेन करना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अब ये यंगस्टर का भी मसला हो गया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकती हैं? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि हम पहले अपने बुज़ुर्गों को देखते थे, हमेशा उनके जॉइंट्स में पेन निकलती थी, उनके पट्टों में दर्द निकलती थी। अब जैसे हमारे यंगस्टर्स आ जाते हैं, उनके भी वही नेक में पेन और कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह ये है कि हमारी जो डाइट है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है। हम फास्ट फूड का ज़्यादा इंटेक करते हैं। जैसे अगर अब आपने यंगस्टर्स को ज़्यादा फोकस किया है तो आप नोटिस करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे या फिर ऑफिस लेवल पे आपको घर की फूड प्रोवाइड नहीं होती है, आप फास्ट फूड का इंटेक करते हैं। फास्ट फूड का इंटेक करके आपका सिटिंग पोस्चर ज़्यादा हो जाता है, आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है, आप काम नहीं करते, आप ज़्यादा वर्किंग नहीं करते, सिटिंग पोस्चर में रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपके जॉइंट्स और मसल्स अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, आप वेट गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा हमारी जो मेन ज़रूरत है वो हमारे लिए विटामिन डी और हमारे मल्टीविटामिन्स, जो कि हमारी डाइट में बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे सीनियर सिटीज़न जिनको हम कहते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने वो खालिस ग़िज़ाएँ खाई हुई हैं जिसकी वजह से उनके पट्टे और उनके जोड़ स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उनको एट द एंड 50 के बाद जाके ये इश्यूज़ आते हैं। हमें 25 से 30 साल की एज में भी ये इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जो सर्दियों में हमें ये पेन क्यों निकलती है, क्योंकि हमारी वर्किंग कम हो जाती है। वर्किंग कम होने की वजह से जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का लेवल कम होता है, जो हमारे पट्टों को प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो रहा होता, ठीक है। उसकी वजह से हमारे जोड़ों और हड्डियों में दर्द निकल आती है। उसके लिए ये होता है कि आप अपने आप को वार्म अप करें, एक्सरसाइज करें, वर्किंग करें, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कार्डियोवैस्कुलर की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। जॉगिंग करें, वॉक करें, वॉक अपनी लाइफ में ऐड करें। वॉक को रिमूव नहीं करना, क्योंकि आपकी बॉडी जितनी मोबिलिटी में रहेगी उतनी आपके जॉइंट्स और आपके मसल्स बेस्ट रहेंगे। हम तो बहुत लेज़ी हो गए हैं जी, हम मॉर्निंग वॉक से क्या बहुत दूर भागते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी सेहत के मामलात बड़े ख़राब दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अभी ना ये भी बताइएगा, बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, 8 आवर्स लगातार सिटिंग होती है, तो अक्सर हम देखते हैं कि पोस्चर के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये इश्यूज़ को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है और साथ ही ये इशू कितना मुतासर करता है इंसान की सेहत को? जो ऑफिस वर्कर्स हमारे पास आ जाते हैं, जिनकी बहुत लॉन्ग सिटिंग आ जाती है, उनके सर्वाइकल और वो ज़्यादातर पेशेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं कि हमारी नेक में पेन है, हमारी लंबर रीजन में पेन है। वो ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग का करके उनके मसल्स जो होते हैं वो टाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए सुबह से लेकर शाम तक अगर हम 8 से भी 6 का हमारा जो टाइम चल रहा है, अगर इसमें एक वर्कर बैठा है, लॉन्ग सिटिंग की है, तो ऑब्वियसली उसकी मोबिलिटी ज़ीरो है। वो खा भी वहीं रहा है, पी भी वहीं रहा है, वहीं बैठ के अपनी वर्किंग आवर्स को पूरे कर रहा है। और उसके बाद ये होता है कि उसके मसल्स टाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। जब मसल टाइट हो जाते हैं, उनके सर्वाइकल में पेन आना स्टार्ट हो जाती है। एक तो ये भी होता है कि आपका स्ट्रेस फैक्टर कितना है, ठीक है। सबसे पहले सर्वाइकल में पेन आने की जो मेन रीज़न होती है ना, वो आपका स्ट्रेस होता है, ठीक है। अगर आप अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करते हैं तो आपकी सर्वाइकल पेन रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर देखें एक पोस्चर आपका ख़राब है, आप उसको 6 PM तक ले के चल रहे हैं, तो आपके मसल्स टाइट होंगे। जब आपके पट्टे सख्त होते हैं तो आपके पट्टे डायरेक्ट आपकी बोन के साथ अटैच होते हैं। जैसे पट्टे टाइट होंगे, वो आपकी बोन में डिजेनरेटिव चेंजेस लाना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से आपका पोस्चर मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाएगा, अलाइनमेंट ख़राब होना शुरू हो जाएगी, आपकी स्पाइन की लंबर स्ट्रेटनिंग की तरफ पेशेंट जाना शुरू हो जाता है। फिर देखें, जब आपके सर्वाइकल का इशू आ गया, लैपटॉप यूज़र्स आ गए, कंप्यूटर यूज़र्स आ गए, तो आपकी सर्वाइकल जैसे ही अफेक्ट होती है, आपकी पूरी स्पाइन अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। अगर बात करें ना मिसाल की ख़वातीन की कॉमनली, तो ये चीज़ नेक में बड़ी पेन रहती है, ठीक है, आप सही से अपनी गर्दन उठा नहीं सकते हैं, इसके साथ साथ कमर में पेन बढ़ती जाती है। तो ये एक ऑफिस लेडी के ना कॉमन इश्यूज़ हैं। तो क्या ये मुस्तकिल एक एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं, प्रॉपर मेडिकेशन कर सकते हैं, डाइट पे फोकस करें, किस तरह से इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं? देखिए, जो एक अगर लेडी पे बात कर रही हैं, तो लेडी की देखें जैसे एज 25 to 30 क्रॉस करना शुरू होती है ना, वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है, बोन्स उसकी पोरस होना स्टार्ट हो जाती है। उसको चाहिए कि वो मल्टीविटामिन्स का इंटेक करे, स्पेशली विटामिन डी ले। सिर्फ दूध पी लेने से आपकी बोन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती है, आपको अपने प्रॉपर विटामिन डी और मल्टीविटामिन्स का इंटेक करना चाहिए। अगर हम किसी एक्सरसाइज की तरफ आएँ,
अगर आप अपनी बॉडी में स्पेशली अगर हम सर्वाइकल रीजन की बात करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऐड करें। ठीक है। आपको पता है कि आपकी लॉन्ग सिटिंग है, आप जिधर बैठे हैं उधर बैठ के या आप अपनी सर्वाइकल की स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं। लाइक ये रेंज पूरी करवा लें और ऐसे पकड़ के सेल्फ पे नहीं। ठीक है, इस तरह से जी, ये चीज़ है। यहाँ पे बैठे हैं तो ऐसे मतलब सिट करके सीधा, तो आप ये चीज़ से ये कितनी दफ़ा ट्राई करना है इस तरह से? हाँ जी, ऐसे ये आप राउंड अबाउट 5 to 7 टाइम्स स्टार्टिंग डेज में, 3 डेज तक आप 5 to 7 टाइम्स ये रेपिटेशन करें, राइट और ये लेफ्ट सेम एज इट इज़। ऊपर देखें, अगर ऊपर देखने से आपको हाथों में कहीं दर्द रेडिएट हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पीछे कहीं नर्व इम्पिंज कर रही है, आपकी बोन्स में स्पेस रिड्यूस हो गई और जो उधर से नर्व गुजरी है वो इम्पिंज कर रही है। अक्सर ऐसा होता है कि माइग्रेन की भी शायद इसी वजह से शिकायत बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी वजह से। माइग्रेन इटसेल्फ कोई डिजीज़ नहीं है, ये ट्रिगर होती है। ये कैसे ट्रिगर होती है? जब आपके सर्वाइकल के मसल टाइट हो जाते हैं। ये मसले जो है ना ये बड़े कॉमन होते जा रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मोहम्मद मजहर बात कर रहा हूँ चिनौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी आ रही। मोहम्मद मजहर हैं चिन्योर से। मजहर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है, साफ आ रही है। इस तरफ कोई नेटवर्क का इशू है, मुझे आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच रही है, तो तभी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। जी मज़हर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल की। तभी हम बात कर रहे थे, जिसे मैंने आपको बताया कि अक्सर सर्दियों में सर्दियाँ आती हैं तो बहुत सारे लोगों की पसलियों में दर्द होना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से उनकी सेहत के मामलात बड़े ख़राब दिखाई देते हैं। इसके पीछे का एलिमेंट भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है? कौन कौन सी टेक्निक्स हैं फिज़ियोथेरेपी की जो कि फ़ॉलो की जा सकती हैं? इस पर हम तबिंदा का जवाब लाजमी लेंगे। जी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं CTI10 और हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं जी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेहत आपकी ठीक है तो आप अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामला जो हैं वो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और आज के दौर के हवाले से बात करें, हम देखते थे इससे पहले बुज़ुर्गों में हड्डियों के या जोड़ों के दर्द का मसला होता था, लेकिन अब यंगस्टर्स में भी आ गया है। स्पेशली ऑफिस गोइंग हैं या हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, ये मसला देखने में आ रहा है, जिसमें हमारी जो डाइट है ये भी मैटर कर रही होती है, हमारी डेली रूटीन लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तबिंदा, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे बात की थी कि बहुत सारे लोगों को विंटर आते ही ये इशू होता है कि उनकी रिब्स में पेन होना शुरू हो जाती है, महसूस होती है। अक्सर मेरे साथ भी ये इशू होता है। TB टेस्ट भी करवा लिया जाता है, दीगर टेस्ट भी करवा लिए जाते हैं, टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आती लेकिन कंटिन्यूसली पेन रहती है। इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं और दूसरा चीज़, इस चीज़ को कवर किस तरह से किया जा सकता है? ठीक है, आपने जैसे कहा कि हम टेस्ट वगैरह भी करवा लें तो वो नेगेटिव आते हैं, तो फिर भी हमें क्यों रिब्स में पेन रहती है? तो इसमें पहले तो डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहले आपने ये नोटिस करना है, सर्दियों में पेशेंट्स को अक्सर कफ रहती है, खांसी रहती है। ठीक है, जब आप खांसी करती हैं तो आपका ये वाला एरिया, रिब्स वाला एरिया ज़्यादा अफेक्ट होता है। यहाँ के मसल्स, यहाँ नीचे लंग्स पड़े हैं, तो ये वाला एरिया ज़्यादा वर्किंग में आ जाता है ड्यूरिंग कफिंग। ठीक है, कफ करते हुए, खांसी करते हुए कुछ पेशेंट जिनको खांसी रहती है उनके यहाँ पे दर्द ज़्यादा रहती है। दूसरा ये जिनकी बॉडी लीन होती है, जो ज़रा स्मार्ट होते हैं, जिन पे फैट की लेयर ज़रा कम होती है। दूसरी रीज़न ये भी है। मल्टीपल रीज़न्स है, मेन जो दो हमारे पेशेंट्स में देखने को मिलती है मैं उसको डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले देखें, जिसको कफ़ है वो अपनी कफ़ मैनेज करे। ठीक है, अपने सिरप्स ले जिससे कफ़ आपकी मैनेज होती है, और कुछ चीज़ें अवॉइड करे, लाइक फ्लूइड ऐसा ना ले जिससे उसको खांसी रहे। दूसरा ये कि अगर आप बात करती हैं कि जिनको ये खांसी भी नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं, फिर भी क्यों पेन रहती है, अगर वो बॉडी लीन है, जैसे मैं अपनी बात कर लूँ, मुझे कोई इशू नहीं कर लें, तो अगर बॉडी लीन है आपकी तो आप अपने आप को अच्छे से कवर करके रखें। ठीक है, हम क्या होते हैं, हम ध्यान नहीं रखते, हमारा एक सोसाइटी का रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, हमें एक गुड लुकिंग का पोस्चर भी मेंटेन करना पड़ता है, तो उसकी वजह से हम अपनी सेहत को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। हमें चाहिए हम प्रॉपर अपने आप को कवर करके निकलें, जिससे हमारी रिब्स कवर रहें। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते अपने आप को कवर तो अपना इन्वायरमेंट ऐसा रखें जिसमें हीट हो, थोड़ा सा आपको जिसको कहते हैं गर्म महसूस हो, आपके मसल्स रिलैक्स रहें। ठीक है, जब आपको डायरेक्ट मसल्स को विंटर सीजन में सर्दी अप्रोच करती है तो आपके मसल्स और जॉइंट्स की मूवमेंट कम होने की वजह से वो और स्टिफनेस कॉज करते हैं। ठीक है, जैसे ही मसल स्टिफ होता है तो वो आपको पेन देता है, दर्द होती है, फटीग की तरफ आ जाता है, उसके लिए वर्किंग मुश्किल हो जाती है। फिर आप नॉर्मल सी भी मूवमेंट करें तो आपको पेन निकलती है। तो इसकी रीज़न ये है कि आप अपने आप को प्रॉपर डाइट मेंटेन करें, मल्टीविटामिन्स, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस करूँगी
कि मल्टीविटामिन्स लें, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आज अगर हम मदर्स को देख लें, उसकी सारी डाइट उसके बच्चे ले जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, उनके पास अपना कुछ डाइट में नहीं रहता। मल्टीविटामिन्स अपनी डाइट में ऐड करें, सिर्फ दूध नहीं पीना, दूध भी ऐड करें, साथ मल्टीविटामिन्स भी ऐड करें। और उसके अलावा ये चीज़ वार्म अप, अपने आप को 10 मिनट, अगर वो बाहर नहीं जा सकते, मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, वो मॉर्निंग या इवनिंग में अपने लिए कोई 10 से 15 मिनट का मार्जिन रखें जिसमें वो स्ट्रेचिंग करें, करें, स्ट्रेंथनिंग करें। उसके बाद उनके मसल्स और बेहतर होते जाएंगे और एक टाइम आएगा उनको पेन नहीं निकलेगी। और मैक्सिमम अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो 15 से 20 दिन, अगर वो 15 से 20 दिन में स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, अपने आप को 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट भी दे देते हैं वार्म अप करने के लिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, तो उनके मसल्स लेंथेंड होंगे और उनकी बॉडी मेंटेन होना शुरू हो जाएगी, इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना शुरू हो जाएगी। उनके ये जितने जॉइंट्स में बैक पेन, सर्वाइकल पेन और बैक पेन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और ये बड़ी अलार्मिंग होती है। और आज के दौर में तबिंदा अक्सर हमारे पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि हम आपकी उम्र में थे तो हमें ये मसले ही नहीं थे, आपकी तो हड्डियों का कैल्शियम ख़त्म हो रहा है। तो इस चीज़ को रिस्टोर किस तरह से किया जाए? दूध जो है बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते हैं, तो मैं खुद नहीं इतना ज़्यादा पसंद करती, तो ऐसे में चैलेंज हो जाता है कि किस तरह से हम अपने कैल्शियम जो है इसकी मिकदार को मेंटेन रखें, हड्डियों के जो मसाइल हैं इससे बचा जा सके। ठीक है, जैसे आपने बताया कि हमारी माएँ जो हमें सबसे पहली बात करती हैं वो ये करती हैं कि आपके दौर में, आपकी एज में तो हम ये काम करते थे। सबसे पहले देखिए उनकी डाइट कितनी अच्छी थी, ठीक है, प्योर डाइट थी उनकी, दूध खालिस थे, उनकी खुराक की अच्छी थी। हमारे टाइम पे अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, हमारी ना फूड अच्छी है ना हमारा दूध अच्छा है, ठीक है, हर चीज़ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के साथ मेंटेन की जा रही है। और वो जहाँ तक काम की बात आ जाती है, देखिए तब तो हर काम इंसान खुद करता था, अब हर चीज़ के लिए हमें सपोर्ट मिल गई है, मशीन्स आ गई हैं, और इसके अलावा हमारे पास वर्कर्स आ गए हैं। पहले सारे काम खुद करने पे प्रेफर होते थे। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैं अपनी बात करती हूं तो मैं क्लिनिकल करती हूं, तो मेरा सारा दिन अपने क्लिनिक में गुजर जाता है, पर्सनल लाइफ के लिए कुछ नहीं मिलता, अपनी हेल्थ के लिए कुछ नहीं मिलता। तो ये चीज़ है कि आपको चाहिए कि आप अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखें। जैसे अभी आपका क्वेश्चन था कि जैसे कि वो कहती हैं कि हम दूध नहीं पी सकते, बिल्कुल इसी तरह तो आप दूध नहीं पी सकते, आप एटलीस्ट फास्ट फूड का इंटेक कम कर दें, ठीक है, फास्ट फूड का इंटेक कम करके विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन सप्लीमेंट्स ये अपनी डाइट में ऐड कर दें, बहुत ज़्यादा ना करें, अपनी बॉडी को ना करें सबसे पहले ये पेशेंट गलती करते हैं कि वो देखा देखी में मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। भाई उसको कमर में दर्द थी, उसने विटामिन डी लिया, मैं भी लेता हूँ, मैं भी ठीक हो जाऊँगा। मेरे पास अक्सर पेशेंट यही बात करते हैं, वो मेरी फ़लाँ ने लिया था, मैं भी ले लूँ, मैं भी ठीक हो जाऊँगी। भाई आप पहले अपना ब्लड टेस्ट कराएं, ठीक है, अगर आपके ब्लड टेस्ट में आपके जो कम आती हैं विटामिन डी या आयरन या कुछ भी, तो उसके बाद आपकी एक डोज सेट होती है, तो वो इनटेक करें। अगर आपकी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, तो इसको कभी इग्नोर ना करें। फिजियोथेरेपिस्ट के पास मैं इसलिए आपको रेकमेंड करूँगी कि वो आपको बगैर मेडिसिन के आपकी पेन को रिड्यूस करता है, पट्टों की जो स्ट्रेंथनिंग होता है वो कराता है। जब आप मेडिसिन खाते हैं तो वो तो वक्ती तौर पे क्या करता है, पेन किलर्स की बिल्कुल इसी तरह से वक्ती तौर पे आपको पेन किलर्स के साथ वो पेन को रोक देता है, लेकिन आपका पट्टा और आपके जो जोड़ है वो उधर ख़राब है, जो उधर पेन के रिसेप्टर्स आते हैं, बस उसने उसी को रोकना है, आपके जोड़ को ठीक नहीं करना, आपके पट्टे को ठीक नहीं करना। एक फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली अवेयरनेस लोगों को बहुत कम है, डॉक्टर्स भी सजेस्ट नहीं करते फिजियोथेरेपी के लिए। इसी तरह से मेरे पास एक पेशेंट आया है, उसने मुझे कहा कि मैं पिछले 6 से 8 सालों से इस पेन से गुजर रही हूँ, कमर की दर्द से और घुटनों की दर्द से, तो मैंने इतनी 8, 9, 10 मेडिसिन खाई हैं, तो मुझे कोई 5 से 10% भी सुकून नहीं आया, लेकिन मैं इस उम्मीद पे खाती रही हूँ कि शायद मैं ठीक हो जाऊँ। तो मैं आपके पास आई हूँ और मैंने 1 हफ्ता फिजियो कराई है, तो मुझे माशाल्लाह से 30% रिलीफ फील होने लग गया। बिल्कुल, और तबिंदा हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते हैं, हमने देखा होगा कि या तो हम सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं, इधर उधर की बातें सुन लीजिए, ये मेडिसिन मैंने ट्राई की है, आप भी ट्राई करें, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं। तो फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस से हम उस तरह से एक क्लियर विजन नहीं रखते, उस तरह से हम आहंग नहीं हैं। तो क्या कहेंगी, किस तरह से आप सजेस्ट करती हैं कि कौन सी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती हैं कि जब हम इस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करें कि फ़ौरन से फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ? ठीक है, मैं सबसे पहले तो सारे डॉक्टर्स जो हमारे पास आ जाते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक फिजिशियन आ जाते हैं, मैं इन सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर तो पेशेंट को ज़रूरत है फिजियोथेरेपी की, ठीक है, वो मेडिसिन के बगैर ठीक हो सकता है, तो उस पर ये जुल्म ना करें, उसको 6, 7 मेडिसिन दे के उसको फिजियो के लिए ज़रूर रेफ़र करें। कि जो आपके पास जो भी पेशेंट को नियर टू अप्रोच है वो पेशेंट दे, ज़्यादा डिस्टेंस पे भी ना भेजें। और दूसरा ये कि मैं ये अलार्मिंग कंडीशन बताऊंगी कि अगर आपकी सर्वाइकल में पेन है तो उसको घर पे ज़रा सिकाई कर लें। सिकाई के लिए आपके पास हॉट पैक नहीं है तो आपने क्या करना है, एक गंदम की पोटली बना लेनी है, उसको ओवन में कर लें गर्म।
रेत की पोटली बना लें या फिर नमक की पोटली बना लें, उसको तवे पे या फिर ओवन में गर्म करके, अगर आपके सर्वाइकल में पेन है, ठीक है, हर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं होता, बिल्कुल, तो उसको वो रीजन पे अच्छे से सिकाई करके, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये राइट लेफ्ट ये सारी रेंजेस पूरी कर लें। ठीक है, इतनी अपनी लाइफ में ऐड रखें ताकि उसका इशू बढ़े ना। ठीक है, ये एक्सरसाइज कितनी देर तक ट्राई करनी है, कोई टाइम लिमिट? ठीक है, ये एक्सरसाइज पहले तो आपने दिन में 5 दफ़ा करनी है। ठीक है, अगर मैं बैठी हूँ, मेरे सर्वाइकल में पेन है, मैं कंप्यूटर यूज़र हूँ, लॉन्ग सीटिंग है, तो मैंने ये बैठी हूँ, मैंने अपने आप को बातें करते करते या कुछ भी करते करते ये चीज़ सारी स्ट्रेचिंग्स कर ली 5 टाइम्स। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरा दिन आ गया हमारे पास, मैंने सुबह की है, मैंने शाम में भी ऐड कर लेनी है, 5 दफ़ा सुबह, 5 दफ़ा शाम में। फिर मेरे पास थर्ड डे आ जाता है, डायरेक्ट भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, वो मसल की फटीक को कोज करता है। ठीक है, फिर थर्ड डे आ गया, सुबह दोपहर शाम 5-5 रेपिटेशंस, 5-5 दफ़ा ये एक्सरसाइज कर ले। फिर उसके बाद 10-10 पे आ जाए। सही, मतलब छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ना बड़ी मसरूफ़ तरीन हो गई है, लेकिन हम हमारी सेहत के मामलात को उस तरह से तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से हर गुज़रते दिन के साथ साथ हमारी बीमारी और जो हमारे सेहत के मसाइल हैं वो संगीन होते जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट को चेक कराना आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तबिंदा हुसैन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सेहत के मसाइल हों या हमारी ज़िंदगी से जुड़े छोटे छोटे से दीगर मसाइल हों, इन्हें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, अलार्मिंग सिचुएशन को तो बिल्कुल भी नहीं। तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी के साथ मैं विशा बीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।